क्लास 10 तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स इतने पास आ गए ना जितने पास तुम्हारे कभी वो नहीं आई। बट डर ये लग रहा है कि भैया आपने राइटिंग सेशन करवा दिया पूरा, ग्रामर करवा दी सिर्फ एक वीडियो में, लाखों में व्यूज है, सबकी मदद हुई इस वीडियो से। बट आज बारी है पोएम्स की। आज पोएम्स वन शॉट नहीं है, आज पोएम्स का वन शॉट स्वाहा है। मतलब हम पोएम्स सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं देखेंगे, सिर्फ पोएटिक डिवाइस नहीं देखेंगे, जबकि एक वीडियो में सारी पोएम्स की पहले एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स, पोएटिक डिवाइसेस, किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, हर एक चीज कवर करेंगे स्टार्टिंग से लेकर आखिरी पोएम तक। बस इस सेशन को तुम्हें एंड तक देखना होगा, चाहे 2x तक देखना, चाहे 1.5, 1.75, चाहे 2x तक करके देख लेना। मगर एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एक बार में एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद हो जाएगा सारी पोएम स्वाहा। क्या हाल पढ़ ले गए? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। आज हम करेंगे पोएम्स। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाचा ने इसको लिखने का कष्ट किया है। अब क्या कष्ट किया, क्यों लिखा, सब समझते हैं, बट उसके भी पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि ना वर्ड मीनिंग जब हम पोएम के बाद पढ़ते हैं समझ नहीं आता है। मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले हम वर्ड मीनिंग्स ही देख लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी सी रहती है, सबको पता है। शूक मतलब शेक, हिलाना। हेमलॉक मतलब एक पॉइजनस ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। और रूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब रिग्रेट करना, अफसोस करना, जैसे तुम कर रहे हो उसके जाने के बाद। खैर इधर फोकस करो, आज उसकी बातें नहीं करेंगे यार, आज किसी की बात नहीं करेंगे, आज हम अपने एग्जाम की बात करेंगे, फोकस करेंगे लाइन बाय लाइन। देखो अब इसको पहले समझाने से पहले सिर्फ एक इमेज में मैं कुछ बताना चाहता हूं। एक इमेज कहां बनाऊं तुम्हारे लिए? इधर देखो, ये पोर्शन देखना ध्यान से। इधर ये एक अपना पेड़ है, ठीक है। पेड़ की मान लो ये एक ब्रांच है, उस पर बैठा हुआ एक कौवा, और पेड़ पर जमी है क्या? पेड़ पर जमी है स्नो, बर्फ। और नीचे खड़े हैं हमारे पोएट भाई साहब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। अब इनके ऊपर ये कौवा पेड़ से हिला करके गिरा देता है बर्फ। पेड़ से तो वो अपना पैर हिलाता है और बर्फ गिर जाती है। अब बस इतने छोटे से इंसिडेंट पर ये पूरी पोएम बेस्ड है। अब ध्यान से पढ़ना। देखो, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब जैसे एक क्रो ने मेरे ऊपर हिलाया और गिराया। क्या हिलाया? ऐसे पैर अपना हिलाया कौवे ने, और क्या गिर गया? बर्फ पे जो था। चिड़िया ऊपर बैठी रहती है, अगर हिलाती है पेड़ को तो जो भी पेड़ पर रहेगा गिर जाएगा। बर्फ बहुत ही हल्की हल्की सी थी तो वो गिर गई। क्या गिर गया? अ डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्नो फ्लेक्स गिर गए। कहां से गिरे? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब ये हेमलॉक ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेमलॉक ट्री को ना पॉइजनस माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर कई सारी भूतिया कहानी होती है, जैसे अपने रणवीर भाई का पॉडकास्ट होता है। रणवीर भाई पूछते हैं कि क्या आपको मौत से डर लगता है? वो पूछते हैं कि भूतिया कहानी बताओ, तो गेस्ट बताता है कि कुछ कुछ पेड़ हमारे यहाँ पे भूतिया है। उसी तरीके से हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के कंट्री में कुछ कुछ पेड़, वो कौन से हैं? हेमलॉक ट्री, जिसको पॉइजनस माना जाता है, जिसको बैड लक माना जाता है। उसी तरीके से क्रो को भी बैड लक माना जाता है। आगे पढ़ो, क्या हुआ? आगे पढ़ो। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे हैड र्यूड। मतलब कि जैसे ही उस कौवे ने ये हरकत की, बर्फ मेरे ऊपर ऐसे करके गिरी, तो क्या हुआ? मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया। मूड क्या होता है यार? हम सबका मूड होता है, कभी पढ़ने का मूड होता है, कभी नहीं होता है। तो इनका मूड चेंज हो गया। किस वे में? नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। इनका दिन खराब जा रहा था। यही आगे लिखा है कि ये जो मूड चेंज हुआ, इसने इनका बाकी का बचा हुआ पार्ट बचा लिया, क्योंकि इनका दिन ऑलरेडी र्यूड था, मतलब ऑलरेडी वेस्टेड था, ऑलरेडी रिग्रेट में बीत रहा था। र्यूड मतलब रिग्रेट, बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में दिन बीत रहा था, बट दिन अच्छा हो गया। बेसिकली यहां पर यह बताया गया है कि एक कौवा, जो कि एक बहुत ज्यादा एविल माना जाता है, बैड ओमेंस माना जाता है, बुराई का एक प्रतीक माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर बिल्ली होती है ना, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई। अब बिल्ली रास्ता काट गई, अबे वो तो बिल्ली का काम है, हमारा काम है सीधे जाना। तो उसी तरीके से जैसे बिल्ली को हम बुरा मानते हैं, वहां पर क्रो को मानते हैं। हमारे यहाँ पर किसी पेड़ को मानते हैं बुरा, वहां पर हेमलॉक ट्री को मानते हैं। बट इस बुरी मानने वाली चीजों को भी हमारे पोएट ने सही दिखाया है, क्योंकि उसके बाद भी पोएट का मूड सही हो गया। जो दिन खराब जा रहा था वो दिन अच्छा बीता, क्योंकि ये हरकत हुई। अब देखो, इसमें से पूछे जाएंगी कुछ पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि कई लोग तुम्हें ना ज्ञानी है आकर के बोलेंगे पोएटिक डिवाइसेस नहीं आता। उनको कहना कि अगर झूठ बोला तो घर पर ना अक्षय भैया का व्हीकल भिजवा दूंगा, पार्किंग में रखा हुआ ये। और अच्छे अच्छे घरों में ना जब जाता है बोलती बन जाती है। तो इसलिए ध्यान दे दो कि पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पोएटिक डिवाइसेस से क्वेश्चन आएंगे, सैंपल पेपर में देख लेना। फोकस करो इधर, पोएटिक डिवाइसेस कैसे हैं। जैसे कि
हमारे यहाँ पर इस पोयम में क्रो का मतलब और हेमलॉक ट्री का मतलब क्या है कि कोई पॉइजनस चीज, कोई बैड वाइब्स, बैड एविल्स। इसलिए ये क्या हो गया, सिंबलिज्म, जहां पर हम किसी वर्ड से किसी और चीज की सिंबॉलिक मीनिंग ढूंढते हैं। मतलब हमने क्रो से और हेमलॉक ट्री से एक बैड लक की सिंबॉलिक मीनिंग दिखाई है, इसलिए वो सिंबलिज्म है। ठीक है भैया, अब आगे बताओ एलिट्रेशन क्या होता है। यार ये कई जगह काम आएगा। एलिट्रेशन, एली से एल निकालो, एल से क्या होता है, लेटर। जहां पर भी कोई लेटर रिपीट हो रहा हो, कोई सेम लेटर अगर किसी लाइन में रिपीट हो रहा है, मतलब वहां पर क्या है, एलिट्रेशन। बहुत बढ़िया भैया, इजी है यार, इजी है। कहीं पर भी ढूंढो 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 ढूंढो, कहां पर रिपीट हो रहा है, कहां पर कहां पर कहां पर, ये वाली लाइन से क्वेश्चन आएगा। जहां से क्वेश्चन आएगा सिर्फ मैं वो बताऊंगा, सिर्फ वही पोएटिक डिवाइस बताऊंगा, पूरे नहीं रखने हैं। जितना बताऊंगा सिर्फ वहीं से पेपर उठ के आएगा और 110% आएगा। देखो हैज में एच, हार्ट में एच, तो एच एच आया एक ही लाइन में, इसलिए वहां पर एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया तुम पढ़ सकते हो। सेंट्रल आइडिया यही कह रहा है कि भाई कभी कभी, कभी कभी हमारा बिल्कुल जो खराब दिन जा रहा है, वर्स्ट डे और टाइम, वो बिल्कुल एक छोटी सी चीज की वजह से बहुत ही अच्छा हो सकता है, अमेजिंग बन सकता है। और क्रो, हेमलॉक ट्री को और डस्ट को क्या माना जाता है, बैड साइंस, कि अरे यार ये क्या हो गया, अब तो मेरा दिन खराब जाएगा। लेकिन पोएट के साथ ये अच्छा हुआ। ठीक है, कुछ ऐसा गलत मान्यताओं में हमें नहीं रहना चाहिए, ऐसी पुरानी सोच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी सेंट्रल आइडिया है। इस पर तुम आंसर बना करके एग्जाम में लिख सकते हो। चलो, अब जितने लोगों को हिंदी में समझ आ गया है, आई गेस सबको समझ आ ही गया होगा। पोएटिक डिवाइस भी बता दिया। इसी तरीके से सारी पोएम्स करेंगे एंड मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज पहली बार नहीं करा रहा हूँ। पिछले 5 साल से पेपर लीक करके दिया है और इस साल भी दूंगा। अब जिनको चाहिए लाइन बाय लाइन, तो ये लो तुम्हारे लिए मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है। ध्यान से इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी देखो, सारे सारे स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन खत्म होते ही हम आ चुके हैं फायर एंड आइस की वर्ड मीनिंग्स पे। फायर एंड आइस शुरू करते हैं। ये भी छोटी सी पोएम है, सेम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने ही लिखने का कष्ट किया है। अब कष्ट कर लिया है तो आप पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो उसके पहले वर्ड मीनिंग्स। डिजायर मतलब क्या होता है, डिजायर मतलब क्या होता है, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, उसका रिप्लाई आ जाए। ये सारे हमारे डिजायर ही तो हैं, कि कुछ भी हमारी जो इच्छा है, ग्रीडीनेस है, इच्छा है, वो डिजायर हो गई। फिर फेवर क्या है, कोई सपोर्ट ले लिया किसी से। फिर पेरिश मतलब डाई, पेरिश मतलब मर जाना। सफाइस मतलब सफिशियंट। ठीक है, जैसे ये सेशन तुम्हारे लिए सफाइस होगा, सफिशियंट होगा। आगे देखो, अब लाइन बाय लाइन चलते हैं, आ जाओ देखो ध्यान से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। वाह 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 वाह। जैसे आईआईटी बाबा भजन देते हैं, यहां पर भी कुछ भजन की बात हो रही है, कुछ ज्ञान की बात हो रही है, गहरे ज्ञान की। ध्यान से देखना कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर में खत्म हो जाएगा, जल करके खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं आइस में खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो आइसबर्ग्स हैं, बड़े बड़े आइसबर्ग्स, वो पहाड़ जो हैं किसके, बर्फ के, वो पिघल जाएंगे, पूरी पृथ्वी पानी में डूब के मर जाएगी। ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं। तो यही लाइन यहां पे लिखी है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड। आई कौन है यहां पर, हमारे पोएट। इनका मानना है ऑफ डिजायर, क्या, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब ये बोल रहे हैं कि जितना मुझे पता है, जितना स्वाद मैंने चखा है अपनी जिंदगी में डिजायर का, इसका, डिजायर का, मुझे लगता है कि फेवर में हूं मैं किसके, फायर वालों के। कि भाई फायर वाले सही बोलते हैं, फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि मैंने डिजायर के बारे में जाना है और फायर में खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस पोयम में भी सिंबॉलिज्म है। ये देखो, ये पोएटिक डिवाइस यहां पर भी यूज्ड है, और डिजायर का मतलब इस पोयम में क्या है, फायर। तो इनका कहना है कि भाई लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही है। कभी हम चाहते हैं कि हमारे पास पूरा पैसा हो, इसके चक्कर में सारी कंट्रीज चाहती है कि सारे कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा पैसा हो, सारे नेशन सबसे डेवलप्ड हो। अब डेवलप्ड बनने के चक्कर में सारे पेड़ काट देते हैं, सारे जंगल हटा देते हैं, पॉल्यूशन करे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, ग्रीन हाउस इमिशन हो रहा है। अब इस वजह से होता क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी डिजायर है कि हम सबसे अमीर बन जाएं, हमारी कंट्री वेल्दी बन जाए। अब इसके चक्कर में तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इनका मानना यही है कि जितना मैं डिजायर के बारे में जानता हूं, मैं फायर के फेवर में हूं, कि भाई फायर से, फायर मतलब डिजायर, फायर मतलब डिजायर से दुनिया खत्म हो जाएगी। बट आगे पोएट बोलते हैं कि अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, पेरिश मतलब क्या बताया था, डाई, क्या बताया था, डाई। तो अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो, इफ it had to perish twice, then I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice। suffice मतलब क्या बताया था, sufficient।
मतलब पोएट कहते हैं ना कि अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना हो तो मैं मानता हूं कि मुझे बहुत अच्छे से पता है हेट के बारे में, और मेरा कहना है कि आराम से आइस सफिशिएंट होगी इसके लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए। अब आइस और हेट क्यों बोला एक साथ? क्योंकि यहां पर सिंबॉलिक मीनिंग है आइस का हेट, मतलब फायर का यहां पर मीनिंग है डिजायर, ठीक है भैया, और आइस का यहां पर मीनिंग है हेट, ठीक है, हेट या फिर हेटेड। ओके, मतलब कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं कि यार वो किसी और रिलीजन का है, वो किसी और रिलीजन का है। तुमने देखा होगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में लड़ते रहते हैं। अभी रिसेंटली कई सारी कंट्रीज में वॉर हो रही थी नफरत की वजह से, और वॉर से भी हम खुद को खत्म कर सकते हैं। और आइस का मतलब यहां पर हेट है, नफरत है, और सफाइस मतलब सफिशिएंट, कि नफरत भी सफिशिएंट है। मतलब पोएट यही कहना चाहते हैं कि भाई लोग सही कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी, आइस से खत्म होगी, बट उस असली वाले फायर और आइस से नहीं। फायर मतलब डिजायर से, इच्छाओं से, और आइस मतलब अरे बर्फ, हाथ में फील करो। आइस मतलब है हेटेड, कि नफरत से भी दुनिया खत्म हो सकती है। बहुत बढ़िया। अब इस पर देखो ध्यान से कि क्या पोएटिक डिवाइसेस है। सिंबोलिज्म बता दिया, कहीं पर भी सिंबॉलिक मीनिंग हो, सिंबोलिज्म तो लगभग हर पोयम में रहेगा। नीचे भी सिंबोलिज्म किसके लिए? आइस का किससे है? हेट से, ठीक है, आइस और हेट। अब ऊपर देखो एलिट्रेशन सबको पता है, जहां पे लेटर रिपीट होता है। क्या लेटर रिपीट हो रहा है? क्या लेटर रिपीट हो रहा है? सम से, एस एस, इस तरह से काफी सारे लाइन्स में तुम्हें मिल जाएगा। कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 2 लाइन दे दी जाएगी, ऐसे 2 लाइन दे दी और पूछा इसमें क्या है, तो इसमें देखो देखो फेवर में भी एफ, फायर में भी एफ, तो यहां पर भी एलिट्रेशन है। जहां पर भी 2 लेटर रिपीट हो, एलिट्रेशन। बट ध्यान दो, अगर मैं ये सब कुछ इरेज कर दूं ना तुम्हारे लिए, अगर मैं ये सब कुछ इरेज कर दूं तुम्हारे लिए, एक मिनट, ये रहा इरेजर, अगर मैं तुम्हारे लिए इरेज कर दूं तो तुम्हें दिखेगा कि भैया ये जो शुरू का पोर्शन है इस पे ध्यान दे दो ना, ये सम से अगर दोनों लाइन सेम फ्रेज सेम वर्ड से शुरू हो, इसका मतलब होता है कि वहां पर एक और पोएटिक डिवाइस छुपा है, विच इज कॉल्ड एनाफोरा। क्या? एनाफोरा, ठीक है, एनाफोरा। फोरा पहला, फा फर्स्ट, इस तरह से याद कर लो कि अगर जो फर्स्ट टर्म्स हैं, जो शुरुआत है वो सेम है सम से, तो क्या हो जाएगा? एनाफोरा। ठीक है भैया, हो गई हमारी एक और पोएम स्वाहा। अब जो लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं ना कि क्वेश्चंस कराओ, क्वेश्चंस मैं अलग से कराऊंगा, मैंने अनाउंस किया है। ये सिर्फ पोएम्स है। फर्स्ट फ्लाइट पूरी किताब एक वीडियो में, फुटप्रिंट पूरी किताब एक वीडियो में कराया है, कराऊंगा। एंड एंड टॉप 111 क्वेश्चन कराऊंगा इंग्लिश के, ऐसे क्वेश्चन जहां से उठ के सेम क्वेश्चन आएंगे। बस अभी ये पूरा ध्यान से देखते रहो। इसके आगे क्या देखना है? इसका सेंट्रल आइडिया, कि वही रॉबर्ट फैट जो बता रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल, इमोशंस का, डिजायर का, हेटेड का, ये सारा डिफरेंट वे में रिफ्लेक्ट करता है और दुनिया खत्म करने में सफिशिएंट है। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अंग्रेजी में, जिसको चाहिए वो अंग्रेजी वाला स्क्रीनशॉट ले लो। हम आ गए हैं अ टाइगर इन द जू। अरे टाइगर को जू में पहली बात पकड़ा ही क्यों है यार? क्यों पकड़ा है? लिखा है इसको लेस्ली नॉरिस जी ने, बड़ी महान पोएट। इन्होंने बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस पोयम को लिखा है। बट एक एक स्टैंडा देखेंगे, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया ना स्टैंडा, चार चार लाइन, उसी तरह से देखेंगे। बट स्टैंडा से पहले उसकी वर्ड मीनिंग देख लो। स्टॉक्स का मतलब फॉलो। अब इसका मतलब लॉन्डो को तो अच्छे से पता होगा, है ना? दिन भर यही तो करते हो, फॉलो करना किसी को। विविड मतलब ब्राइट कलर्ड, चमकता हुआ। पैड्स मतलब पॉज ऑफ टाइगर, यानी पंजे, टाइगर के पंजे, ये जो हिस्सा होता है ना, ये पैड, ठीक है। फिर रेज क्या है? रेज मतलब एंगर, गुस्सा। चलो आगे देखो, आ गया स्टैंडा 1 टाइगर इन दी जू का। ध्यान से देखो स्टैंडा 1 क्या कहता है। देखो बेसिकली क्या है, मैं तुम्हें शुरुआत करने से पहले बता दूं कि ये पोयम में होता क्या है ना, कि एक टाइगर है, वो एक पिंजड़े में बंद है, एक जू में बंद है। अब बाकी विजिटर आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मगर उसको तो यार बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग आ रहे हैं मुझे देख रहे हैं, क्योंकि वो तो परेशान है ना कि उसको बंद कर दिया गया है। वो तो आजाद जंगल में घूमना चाहता है। तो उसी के बारे में ये पूरी पोयम है। ही, अब ही यहां पर कौन है याद रखना, ही यहां पर है हमारा टाइगर। कौन है? ही है टाइगर, ठीक है भैया। देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मतलब ब्राइट कलर, बता दिया। स्ट्राइप्स मतलब, देखो तुमने टाइगर देखा होगा, टाइगर और लायन में डिफरेंस होता है। लायन के ऊपर स्ट्राइप्स नहीं होती, लाइन नहीं होती है, बट टाइगर के ऊपर ब्लैक ब्राउन ऐसे स्ट्राइप्स बनी होती हैं, डिजाइन बनी होती है। बिल्कुल सही। तो वो कैसी है? विविड है। विविड स्ट्राइप्स मतलब कि ब्राइट स्ट्राइप्स हैं, ब्राइट है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज मतलब पिंजड़ा जिसमें वो बंद है, स्टेप्स मतलब चलना। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइड।
अब पैड्स क्या है, ये पंजा, ये पंजा। अब पंजा जो है टाइगर का वो कैसा है, वेलवेट क्वाइट, ठीक है, वेलवेट जैसा है, बिल्कुल वेलवेट जैसा। अब आगे लिखा है इन हिज क्वाइट रेंज, इन हिज क्वाइट रेंज कि मतलब जो टाइगर है ये चलता है, कुछ स्टेप्स लेता है, कुछ स्टेप्स लेता है, किसमें, अपनी क्वाइट रेंज में। वो रेंज में है, रेंज मतलब क्या था, गुस्से में है, एंगर में है, लेकिन क्वाइट है, बेचारा शांत है क्योंकि वो एक केज में बंद है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो चल रहा है स्टॉक्स इन हिज वाइड स्ट्रिप्स, वो चल रहा है विविड स्ट्रिप्स में, अपनी स्ट्रिप उसकी दिख रही है हमें, उसका कलर दिख रहा है, कुछ स्टेप्स चलता है वो अपने वेलवेट क्वाइट यानी अपने पंजों से, अपने गुस्से में जो कि बड़ा शांत है, बड़े शांत गुस्से में चलता है। अब मैं तुम्हें अगर इसके पोएटिक डिवाइस बताऊं तो पोएटिक डिवाइस के बड़े ही सिंपल है। क्या है पोएटिक डिवाइस, देखो क्या लिखा है, ये विविड स्ट्राइप्स। एनसीईआरटी में नोट करते जाना क्योंकि क्वेश्चन आएंगे और हर एक पोएम से, किसी भी पोएम से क्वेश्चन आए, मैं आज लिख करके दे सकता हूं गारंटी के साथ कि पोएटिक डिवाइस पे क्वेश्चन आएगा तो 100% चांस है इमेजरी के ऊपर आएगा। इमेजरी क्या होता है कि जब भी पोएट कुछ इमेजिन करे, कुछ इमेजिनेशन अपनी यहां पर लिखना चाहे, पोएट कुछ इमेजिन कर रहा है, अब तुम भी इमेजिन करो, पोएट कुछ इमेजिन करके ही तो लिख रहा है ना, कि विविड स्ट्राइप्स, कि स्ट्राइप्स कैसे हैं, अगर किसी चीज को पोएट थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताए, यहाँ पर सिंपल वो स्ट्राइप्स लिख सकता था कि उसके पीठ पे जो स्ट्राइप्स हैं, बॉडी पे जो स्ट्राइप्स हैं, ऐसे ऐसे बना हुआ है, अरे भाई टाइगर के बॉडी पे ऐसे 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 बना होता है ना, तो वो स्ट्राइप्स सिंपल बोल सकता है, बट अगर कुछ समझा रहा है उसके बारे में, इलैबोरेट कर रहा है, तो इमेजिन करके कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इमेजरी है, विविड स्ट्राइप्स। फिर आगे ये क्या है, मेटाफर। मेटाफर मतलब पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। देखो कहीं पर अगर किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर किया जाए तो वो होगा मेटाफर। कंपेयर करके उसको कोई महान बता देंगे या तो कुछ बेकार बना देंगे, लेकिन उसको कंपेयर करेंगे। जैसे यहां पर जो उसका स्टेप्स है, जो पैर है, उसको क्या बोला गया, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब उसके जो पैड्स हैं, पंजे हैं, उसको वेलवेट जैसा बताया गया है, तो ये मेटाफर है, ठीक है भैया। आगे लिखा है क्वाइट रेंज। क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत। ये देखो शुद्ध हिंदी मेरी देख लो, कैसी है हिंदी की राइटिंग बताना, शांत। और इसका मतलब क्या है, गुस्सा, ठीक है। क्वाइट रेज मतलब कि भाई गुस्सा है पर शांत है। ये गुस्सा और शांत तो दोनों ऑपोजिट वर्ड हो गए, और अगर कोई ऑपोजिट वर्ड बिल्कुल अगल बगल लिखे हुए दिख जाएं तो उसका मतलब होता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सी क्या देखना, उल्टा पुल्टा, ओ से उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा बिल्कुल उल्टी पुल्टी मीनिंग है ना यार। देखो शांत और गुस्सा, ऑक्सीमोरन, ठीक है। समझ गए स्टैंजा का, ध्यान से एनसीईआरटी में लिख लो, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन अगर इसके बाहर से पोएम पर आ गया तो मेरी तरफ से तुम्हें 5 लाख रुपए का गिफ्ट रहेगा। ये 5 लाख रुपए का शिनचैन मैं तुम्हें दूंगा, ये बोलता है, लेक्चर के एंड में बोलवा के दिखाऊंगा। आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टैंजा पे देखने से पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लर्किंग, लर्किंग मतलब टू बी हिडन, एज टू वेट फॉर योर प्रे। प्रे मतलब शिकार, जैसे टाइगर शिकार करने से पहले छुपा होता है ना, उसको बोलते हैं लर्किंग, यानी वो छुपा है घासों में शिकार के लिए। देखो स्टैंजा 2, ही शुड बी लर्किंग यानी वो हिडन होगा, इन शैडो, शैडो में छुपा होगा, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। मतलब कि वो छुपा होगा, स्लाइड कर रहा होगा बड़ी बड़ी ग्रासेस में। तुमने देखा होगा जो भी एनिमल वाले चैनल्स होते हैं वहां पर घास में छुपा होता है टाइगर, छुपा होता है अपने शिकार के लिए। किसके लिए, शिकार के लिए। और शिकार क्या है, वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब क्या होता है, फैटी, ठीक है, फैटी, बिल्कुल फैट मोटा सा। प्लम्प डियर यानी हिरण जब आएगा उसका इंतजार कर रहा है, कहां पे, वाटर होल पे, नदी के किनारे पर एक पानी का जरिया है जहां पर वो पानी पीने आएगा। बहुत बढ़िया भैया, इजी 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 है, ये पैरा तो बिल्कुल इजी है, ठीक है, स्टैंजा इजी था। अब अगले स्टैंजा की वर्ड मीनिंग है स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मतलब टाइगर बोलता है ना ऐसे, क्यों बोलता है, क्योंकि वो वार्निंग दे रहा होता है कि बेटा हट जा सामने से, नहीं तो मैं रणबीर कपूर नहीं हूं, मैं असली वाला एनिमल हूं, टाइगर हूं, फाड़ दूंगा, ठीक है। तो वो वार्निंग दे रहा होता है, स्नार्लिंग साउंड। स्नार्लिंग वार्निंग सेम जैसा है, याद कर लो। बेयरिंग मतलब अनकवर्ड, अरे बेयर मतलब क्या होता है, अनकवर्ड, बेयर फुट मतलब नंगे पैर, तो बेयरिंग मतलब अनकवर्ड। फैंग्स शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आगे देखो, आ गया स्टैंजा नंबर 3, ध्यान से देखना। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड मतलब कि वो आसपास वार्निंग दे रहा होगा, आवाज कर रहा होगा, ऐसी आवाजें जानवर करते हैं। हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। मतलब बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स, व्हाट इज फैंग्स, व्हाट इज फैंग्स, कि वो अपने पंजे दिखा रहा है, अपने नाखून दिखा रहा है, क्लॉज दिखा रहा है,
कैसे? बेयरिंग मतलब कि वो दिखा रहा है, शो कर रहा है और टेरराइज कर रहा है विलेज वालों को, पूरे विलेज को अपनी दहशत दिखा रहा है, टेरर दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो यहां पर सारे तुम्हारे मीनिंग लिखे हुए हैं। शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, फैंग्स मतलब शार्प टूथ मतलब कि अपने दांत दिखा रहा है, और क्लॉज मतलब कि अपने पंजे भी दिखा रहा है, अपने नाखून भी दिखा रहा है। ठीक है भैया, अब वो टेरराइज कर रहा है विलेज वालों को। अब ये जो चीज लिखी है, तुम पूरी पोयम में देखोगे ही, हर जगह हिज। इसका मतलब है कि हम टाइगर को इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कभी भी अगर प्रॉपर ग्रामर देखोगे तो प्रॉपर ग्रामर में टाइगर हो, टाइगरस हो, ही या शी नहीं बोलते हैं, वहां पर उसको इट या दे इस तरह से बोलते हैं। और ही बोल दिया मतलब हम उसको ऐसा ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं। और जब भी किसी पोयम में ह्यूमन ट्रीटमेंट दिख जाए, समझ जाना वहां एक और पोएटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन मतलब किसी को ऐसा पर्सन ट्रीट करना, ऐसा ह्यूमन ट्रीट करना। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया ना कि वो किसी घर के पास होगा जो जंगल किनारे होगा, वहां पे टेरराइज कर रहा होगा जो भी विलेज में वो घर होगा। ठीक है, स्टैंजा नंबर 4 क्या कहता है कि लेकिन ये सब पॉसिबल है नहीं। टाइगर का तो बिल्कुल मोए मोए हुआ पड़ा है, क्योंकि वो चाहता है, अरे चलो टाइगर के बाल बना देता हूं। टाइगर चाहता है जाना, किसी विलेज के लोगों को डराना, जंगल में घूमना, लेकिन वो बेचारा, उसकी असलियत क्या है कि उस बेचारे को एक जू में रखा गया है। यही लिखा है स्टैंजा 4 में, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट यानी पत्थर का, सीमेंट का बना हुआ कंक्रीट सेल में उसको रखा गया। सेल मतलब एक जेल में रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है ना, उसको बार्स, बार्स यानी कि जैसा केज होता है ना, केज, अरे पहले तो ये वो वाला बार नहीं है यार, ये वो वाला बार नहीं है, बार, बार्स जंगल वाला नहीं। ये देखो 1 2 3, इस तरह का क्या होता है, इस तरह का क्या होता है, ऐसे पाइप लगी होती है जेल में, तो इसको बार्स बोलते हैं। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बार्स के पीछे रख दिया गया है, क्योंकि आगे ये बार लगा दिया गया है, कैद कर दिया गया है उसको। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो कर क्या रहा है, सिर्फ ये 2 चीज, स्टॉक कर रहा है लेंथ ऑफ केज, यानी मान लो इतना बड़ा केज है, मुझे मान लो एक पिंजरे में बंद कर दिया, तो टिक 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 एंड टिक 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 टिक, इग्नोर करते हुए किसको, विजिटर्स को, जो भी विजिटर जू में आ रहा है उसको इग्नोर कर रहा है। समझ गए? चलो अगला स्टैंजा नंबर 5, आगे लिखा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। आखिरी में, रात के आखिर में किसकी आवाज सुनता है वो? द पेट्रोलिंग कार्स। किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स। अब पेट्रोलिंग कार्स क्या है यार, तुमने देखा होगा रातों को कभी कभी पुलिस जाती होगी सायरन बजाते हुए, यूं 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 यूं, वो क्या करते हो जाती है, पेट्रोल करते हुए जाती है, यानी आसपास जाती है तुम्हारे घर के, कॉलोनी के, एरिया के, ताकि पेट्रोल कर सकें, यानी निगरानी रख सकें। तो वो निगरानी रखने वाली जो पुलिस की गाड़ियां जाती हैं, उनकी वो आवाज सुनता है, लास्ट वॉइस रात में। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और आंखों में करे क्या, अरे रातों में करे क्या बेचारा, उसका तो दिल टूटा नहीं है कि तुम्हारी तरह तलहा अंजुम को सुने, तुम्हारी तरह अपने फेमस किंग को सुने, हनी सिंह को सुने, बादशाह को सुने। वो क्या करेगा रात को, उसका दिल नहीं टूटा है, तो वो रात को क्या करेगा, वो अपनी ब्रिलियंट आंखों से स्टेयर करेगा, यानी देखेगा, घूरेगा किसको, ब्रिलियंट स्टार्स को। ठीक है, तारों को। और ये भी चीज पर्सोनिफिकेशन वाली है, क्योंकि यहां पर भी देखो ही लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, इसलिए। ठीक है, अगर इस तरह की लाइन आ गई, पूछ लिया कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो पर्सोनिफिकेशन। चलो अब सेंट्रल आइडिया क्या है कि जो थीम है इसकी वो ये है, कैप्टिविटी वर्सेस फ्रीडम। कीवर्ड्स बता रहा हूं मैं, सिर्फ कीवर्ड्स बना के तुम्हें लिखना है, मैं कीवर्ड बता रहा हूं कि कैप्टिविटी यानी उसको कैद कर दिया गया है, और फ्रीडम में कितना डिफरेंस है। वो इमेजिन कर रहा है कि मैं जंगल में जाऊं, छुपूं और डराऊं, टेरराइज करूं लोगों को, मजे करूं, लेकिन वाइल्ड नेचर के एनिमल को, बेचारे को कन्फाइन कर दिया गया है एक कैप्टिविटी में, कैद में, एक केज में। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो रही अपनी अंग्रेजी वाली एक्सप्लेनेशन, जिसको लाइन बाय लाइन चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा काफी आंसर्स लिखने में। ये भी ले लो, ये भी, एंड ये भी। अगला, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, लिखने का कष्ट किया है कैरोलिन वेल्स ने। अब कैरोलिन वेल्स भाई साहब जो है ना, ये थोड़े से मैजेस्टिक हैं, थोड़े से इमेजिनरी हैं, बड़ा देखते हैं, समझते हैं, और एनिमल से बड़ा प्यार करते हैं। इसीलिए तो लिखा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि कैसे किसी वाइल्ड एनिमल को पहचाना जाए। देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो। उसके पहले देख लो वर्ड मीनिंग, पहले स्टैंडर्ड से पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। तो टॉनी मतलब क्या होता है, टॉनी है
अब ये मेरे पंजाब दे मुंडे इसको ऐसा समझ ले कि ये टोनी है। टोनी नहीं है, टोनी नहीं है, टॉनी है। टॉनी मतलब येलोइश ब्राउन कलर। कैसा कलर? येलोइश ब्राउन कलर, जैसा हमारे पढ़ले अक्षर का लोगो का है, ठीक है? येलोइश ब्राउन कलर। अब देखो स्टैंजा नंबर 1, ध्यान से देखना, हर स्टैंजा में कुछ कुछ जानवर की बात होगी, मजेदार सी पोयम। देखो ध्यान से। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, क्या मतलब कि अगर कोई बाई चांस तुम कभी जंगल में जा रहे हो ईस्ट में, जो भी जंगल्स ईस्ट में है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर वहां पर तुम्हारे सामने एडवांस यानी तुम्हारे सामने आ जाए खुद से कौन, एक लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी है, टोनी नहीं है, टॉनी। टॉनी मतलब कि येलोइश ब्राउनिश, येलो कलर का, ब्राउन कलर का एक बीस्ट आ जाए। बीस्ट मतलब कि एक एकदम हैवी मस्कुलर आदमी आ जाए। अब इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो तुम्हारी तरफ रोर भी कर रहा है, रोर भी कर रहा है, कैसा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो डर गए, बिल्कुल डरने वाले हो, मरने वाले हो। डाइंग मतलब कि अब तो बिल्कुल मरने वाले हो, तो वो कौन होगा? यू विल नो इट इज द एशियन लायन। बहुत बढ़िया। ये स्टैंजा में हमें ना, ये पोएट बड़े महान हैं, ये हमें बताएंगे कि कैसे किसी जानवर को पहचान सकते हो। तो ये स्टैंजा 1 किसके लिए है? लायन के लिए, कि कैसे लायन को पहचान सकते हो। कैसे कि अगर तुम जा रहे हो जंगल्स में ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में ही लायन पाया जाता है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तुम्हारे सामने आता है लार्ज एंड टॉनी यानी येलो कलर का बीस्ट, तो अगर वो तुम्हारी तरफ रोर कर रहा है इतनी तरीके से, इतनी तेज रोर कर रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि अब तो तुम्हारी मतलब कि अब तो तुम्हारी जान गई, तुम मरने वाले हो, तो समझ जाना वो एक एशियन लॉयन है। ठीक है, क्या है वो? एशियन लॉयन। बहुत बढ़िया भैया। अब इसमें पोएटिक डिवाइस क्या है जो हर पोएम में रहेंगे? इमेजरी। ठीक है, इमेजरी यानी कि इमेजिन किया है पोएट ने सारी चीजों को। क्या इमेजिन किया है कि एक लायन कैसा है? एक लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। तो इस लाइन में क्या है? इमेजरी। फिर उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है। देखो हर लाइन में ही लिखा गया है, इफ ही, और आगे भी देखोगे ही लिखा जाएगा, ठीक है? तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन, एज अ पर्सन इसको ट्रीट किया गया है। ठीक है भैया, इजी है यार, हलवा है, हलवा है हलवा। ये लोयन वाला पोयम है हलवा, लेकिन सिर्फ लायन नहीं है, काफी कुछ है। अगला स्टैंजा में कौन सा एनिमल आएगा, गेस कर सकते हो? उसके पहले वर्ड मीनिंग देख लो। नोबल मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक, मतलब अमीर लोग, सुपर रिच लोग, जो मैं भी नहीं हूं तुम भी नहीं हो, ठीक है? इधर देखो। डिस्कर्न मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना। डिस्कर्न मतलब पहचान लेना। देखो क्या है स्टैंजा नंबर 2, किसके बारे में है, क्या तुम पहचान पाओगे? कमेंट मुझे जरूर करना अगर पहचान लेते हो, ठीक है? ध्यान से देखो। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, लेकिन अगर किसी टाइम तुम घूमते रहो, रोमिंग मतलब जो तुम क्लासरूम में करते हो, कॉरिडोर में करते हो, घूमते रहते हो पढ़ने की बजाय, है ना? अरे सब पता है, मैंने भी बहुत किया है, पता है। मैं था सेक्शन सी में, शायद बी या सी में था क्लास 10 में, लेकिन मैं बार बार सेक्शन ए में जाता था, क्योंकि वहां थी मेरी पूकी पूकी सी एक दोस्त, और उसके चक्कर में मैं जाता था और सिर्फ मार खाता था। तो लेसन यही है कि ये पूकी वूकी के चक्कर में पढ़ना बंद कर दो और सिर्फ इधर फोकस कर लो। क्या बोला गया है कि अगर तुम कभी घूमते घूमते एक नोबल वाइल्ड बीस्ट के पास मिलो, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आकर के तुम्हें ग्रीट करे, ग्रीट्स यू, सोचो, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल मतलब क्या बताया? हाई क्लास, अमीर, तो मतलब बिल्कुल एक हाई क्लास रिच बीस्ट आकर के तुम्हें मिले, जंगली बीस्ट आकर के तुम्हें ग्रीट करे, तो वो उसके देखना ब्लैक स्ट्रिप्स होंगे येलो ग्राउंड पे, मतलब जो उसकी बॉडी होगी, मान लो ये ये 4 पैर हो गए, ये इसकी बॉडी है, और ये उसकी पूंछ है, तो बॉडी उसकी येलो है बट उस पर ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होंगे, ठीक है? ऐसा लिखा है, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। मतलब नोटिस करना कि क्या वो तुम्हें खा चुका है, क्या वो तुम्हें खा चुका है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern, कि अगर तुम्हें ये सब देखते देखते कि जब तक तुम पहचानो कि विथ ब्लैक स्ट्राइप्स है येलो ग्राउंड पे, तब तक नोटिस करना कि वो तुम्हें खा चुका होगा, और वो कौन होगा? बंगाल टाइगर, हमारा बंगाल टाइगर, ठीक है? अब देखो इसके अंदर क्या नोटिस किया हमने, क्या देखा कि ये क्वालिटीज बताई गई, फिर नीचे बताया गया कौन सा जानवर है? बंगाल टाइगर। तो स्टैंजा 2 किसका है? टाइगर का। कौन सा टाइगर? बी टाइगर, बंगाल टाइगर, ठीक है? अब इमेजरी यहां भी यूज हुई है, क्योंकि द नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब देखो जो भी चीज ना ऐसी हो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, मैंने बताया था, जो पोएट इमेजिन करते हैं, जो हम नॉर्मल लोग इमेजिन नहीं करते। हम नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे कि टाइगर आ गया, बट इन्होंने क्या बोला? और नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आकर के तुम्हें ग्रीट कर रहा है। अबे कभी टाइगर आके ग्रीट करेगा? ग्रीट नहीं करेगा, मीट बना के खा जाएगा, ठीक है? तो ये जो इमेजिनेशन है इसको बोलते हैं इमेजरी।
और ये देखो एक नया टर्म, हाइपरबोल। हाइपरबोल कोई क्या बोलता है? कम बोल। क्या बोलता है? कम बोल। लोग बोलते हैं ना तुमसे कि तुम्हारे टीचर तो पक्का ही बोलते होंगे कि अरे यार क्लास में थोड़ा कम बोल, कम बोल। तो अब कम बोल को कट कर दो, हाइपर बोल का मतलब है ज्यादा बोल। कि कोई एकदम फेकू है, तुम्हारे क्लास में कोई तो होगा, प्लीज नाम कमेंट करना, कि जो एकदम फेकू बच्चा होता है। अरे यार मेरे पापा के पास तो BMW है, बट वो उसको चलाते नहीं है, वो तो उसको गरीबों में दे चुके हैं और वो खुद पैदल चलते हैं, क्योंकि साहब यही तो है राजा वाली मेंटालिटी। तो अगर ऐसा कोई फेकू आदमी तुम जानते हो, तो वो क्या कर रहा है? हाइपर बोल कर रहा है, यानी बढ़ा चढ़ा करके बातें कर रहा है। जैसे इस लाइन में पोएट ने करी, क्या बढ़ा चढ़ा करके बातें की? जस्ट नोटिस इफ ही हीट्स यू, इफ ही ईट्स यू। अरे भाई जब हमें कोई खा ही लेगा, जब हमें कोई खा ही लेगा तो हम उसको देखेंगे कैसे? इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? हाइपरबोल। अभी आगे और भी देखोगे हाइपरबोल के एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा। चलो अगले स्टैंडर्ड का कीवर्ड मीनिंग क्या क्या है देखो। स्ट्रॉलिंग मतलब होता है कैजुअली वॉक करना, स्ट्रॉलिंग मतलब कैजुअली चलना। फोर्थ मतलब फॉरवर्ड, हाइड मतलब स्किन ऑफ एनिमल, हाइड मतलब एनिमल की स्किन। पेपर्ड मतलब स्पॉट्स, पेपर्ड मतलब स्पॉट, जैसे कोई एनिमल है, मान लो ये बिल्ली है, अब इसके ऊपर स्पॉट्स हैं, ठीक है, तो पेपर्ड है उसकी स्किन। और लेफ्ट मतलब या लीफ्ट मतलब जंप, ठीक है। आ जाओ, अब ये सारी मीनिंग्स की मदद से हम इस पोएम के स्टैंजा को भी स्वाहा कर देंगे। बट तुम गेस करो कमेंट में कि स्टैंजा नंबर 3 किस जानवर के लिए होगा? इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू वी। स्ट्रॉलिंग मतलब कैजुअली चलना, फोर्थ मतलब सामने। अब जैसे तुम कैजुअली चल रहे हो, ला 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 ला, रुक जाओ। जैसे ही तुम्हें एक व्यू दिखे, एक बीस्ट का, एक बीस्ट सामने आके खड़ा हो जाए, whose hide with spots is peppered। क्या बोला? कि जिसकी हाइड, हाइड यानी स्किन, हाइड यानी स्किन, जिसकी स्किन पेपर्ड है, पेपर्ड यानी कि स्पॉटेड है, स्पॉट्स हैं उसके ऊपर। और जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर लेफ्ट कर जाए, लेफ्ट यानी तुम्हारे ऊपर छलांग मारे, तुम्हारे ऊपर कूद जाए, छलांग मारे, तो समझ जाना वो लेपर्ड है। लेफ्ट से लेपर्ड। अरे लेपर्ड देखा होगा ना कि पेड़ वेड़ पे चढ़ जाता है, टाइगर जैसा दिखता है, बड़ा ही फुर्तीला होता है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड लेपर्ड की बात कर रहा है। आगे लिखा है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। बेटा रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। मतलब इट विल डू नो गुड, कोई फायदा नहीं है रोने का, रोर मतलब चिल्लाने का, चीखने का दर्द में, क्योंकि ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। बिकॉज ही कौन है यहाँ पर? फिर से पर्सोनिफिकेशन। ही कौन है? पर्सन की तरह ट्रीट किया गया किसको? लेपर्ड को। तो जो लेपर्ड है ये तुम्हारे ऊपर बार बार लीप करेगा, बार बार कूदेगा। तो रोने गाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये कूदेगा ही कूदेगा, क्योंकि ये लेपर्ड है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? लेपर्ड के बारे में। और अगर तुम पोएटिक डिवाइस देखोगे तो एलिट्रेशन क्यों लिखा मैंने, तुम खुद भी और एलिट्रेशन भी ढूंढ सकते हो, और भी इसमें एलिट्रेशन होंगे जहां पर भी कोई लेटर रिपीट हो रहा हो। देखो यहां पर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एज सुन एज में ए, एज सुन एज, ठीक है, ए, तो इसलिए एलिट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद रेपिटेशन क्या है भैया? एलिट्रेशन मैंने क्या बताया था किसका होता है? लेटर्स का। कोई भी लेटर जब रिपीट हो। रिपीटिशन क्या होता है? कोई भी वर्ड्स का, जब कोई वर्ड ही रिपीट होने लग जाए। लेटर रिपीट हो रहा ना, देखो एज तो है, लेकिन ए हमने देखा था, ए। अब कोई वर्ड ही रिपीट हो, जैसे देखो रेपिटेशन इस लाइन में, लैप एंड लैप, लैप लैप, ये भी रेपिटेशन है। और एज भी रेपिटेशन में आ सकता है। रेपिटेशन भी एलिट्रेशन भी दोनों सही माना जाएगा। चलो आगे आ जाओ। अगली वर्ड मीनिंग क्या है अगले स्टैंजा की? ध्यान से देखना, ध्यान से। यार्ड, यार्ड मतलब बैकयार्ड या लॉन एरिया किसी घर का। कैरेस मतलब एक जेंटल टच, कैरेस मतलब एक जेंटल टच। जो हमारे ये बोलने वाले सिंचैन को हम करें ना, ऐसे प्यार से टच किया, प्यार से टच किया, तो बोलेगा मैं इतना भी खास नहीं, तो ये क्या हो गया? एक प्यारा सा टच हो गया, कैरेस हो गया, एक जेंटल टच। स्टैंजा नंबर 4, आओ ध्यान से देखते हैं अब इसमें कौन सा एनिमल मिलेगा हमें। देखो, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अबे यार्ड मतलब इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यानी यार्ड के आजू बाजू तुम चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो, क्या मिलेगा? यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। मतलब कि तुम्हें एक ऐसा क्रिएचर मिलेगा, ऐसा प्राणी मिलेगा, ऐसा जानवर मिलेगा जो तुम्हें बहुत टाइटली हग कर लेगा, बहुत टाइटली। जो उसने नहीं किया, खैर इस जानवर ने कर लेगा। बी श्योर इट इज अ बियर, बियर, BEAR, बियर, मतलब कि वो एक बियर है। अगर कोई ऐसा जानवर मिलता है ना चलते चलते जो तुम्हें बहुत टाइटली हक कर ले, बिल्कुल टाइटली, तो वो एक बियर है, एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस
ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस मतलब क्या था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अभी देखा था ना जेंटल टच जो हम सिंचैन को कर रहे थे, तो वही चीज है कि अगर तुम्हें कोई डाउट है तो आई गेस कि वो तुम्हें तुरंत एक और कैरेस करेगा, यानी एक और प्यारा सा हग देगा। ठीक है, हग देगा प्यारा सा। चलो, अब ये किसके बारे में बात हो गई, बियर के बारे में बात हो गई, भालू के बारे में बात हो गई। ठीक है भैया, अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है जो लिखा है भूल जाओ। तुम इधर देखो, खुद से ढूंढो, खुद से ढूंढो। कैसे ढूंढते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं कि क्या कहीं पर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, लेटर 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 लेटर। तो हाँ, व्हेन वॉकिंग ये सब उठा करके तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर एलिट्रेशन है, बिल्कुल है। कहीं कहां पर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, तो वर्ड देखो, वर्ड यहां पर देखो, वेरी वेरी, तो इसलिए इस लाइन में क्या है, रेपिटिशन। और साथ ही साथ हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। मतलब हग क्या है, एक बहुत ही प्यारी चीज है, मगर ये क्या बोल रहा है कि हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, मतलब कि ये उल्टा तरीके से बोल रहा है, आयरनी हो गई। क्या हो गई, आयरनी हो गई। ये वर्ड तो हम कॉमनली यूज भी करते हैं और ये एक पोएटिक डिवाइस भी है। खैर, ये आयरनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटिशन इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करो। आगे बढ़ते हैं, जिस पेस में मैं लेकर चल रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, बस उसी पेस में बढ़ते रहो, सब समझ में आता जाएगा। अगले स्टैंजा की वर्ड मीनिंग क्या है, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट करना, और बीस्ट ऑफ प्रे मतलब एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल फॉर फूड। बीस्ट ऑफ प्रे मतलब, प्रे मतलब होता है कि वो बेचारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा जानवर जिसको कोई और खा गया, जिसको कोई और आके खाएगा। कौन खाएगा, बीस्ट, वो एनिमल। अब नोवाइस, नोवाइस मतलब कि कोई किसी काम में नया हो, समवन न्यू टू अ जॉब। एंड नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होना, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अक्षय भैया पढ़ा रहे हैं यार जिस तरह से पढ़ाया है ना पिछले 5 साल में सबको, सेम टू सेम क्वेश्चंस आए और इस साल भी आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है सारी चीजें बनाने में, लिखने में। और जब टॉप 111 क्वेश्चन अभी आएंगे इस चैनल पर, उसमें से देखना कितने क्वेश्चन डायरेक्ट उठेंगे। हर साल उठते हैं एंड आई कैन बेट इस साल भी उठेंगे। बस नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि वीडियो ना मिस हो। स्टैंजा नंबर 5 पे आ जाओ। अब यहां पर कौन सा जानवर है, ध्यान से देखो। टू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब डिस्टिंग्विश, अगर डिफरेंशिएट करना है बीस्ट में, मतलब कि ऐसे एनिमल जो दूसरे को खाते हैं, अगर उनमें डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है। अनोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस मतलब कि कोई नया नवेला आदमी हो सकता है नॉन प्लस हो जाए, यानी कंफ्यूज हो जाए। आगे लिखा है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेड टेल फ्रॉम द हाइनादस, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। मतलब क्रोकोडाइल और हाइना में अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो चलता है ना पानी में, और हाइनास, हाइनास हाइनास हाइनास, हाइनास भी तो होते हैं। अब ये हाइनास और क्रोकोडाइल में डिफरेंस पता करना है, तो हाइनास हमेशा मेरी स्माइल्स के साथ आते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्यारी स्माइल्स के साथ आते हैं, चीयरफुल स्माइल्स के साथ। लेकिन जो क्रोकोडाइल्स हैं ये वीप करते हैं, ये रोते हैं। अगर कोई रोते हुए दिख रहा है ना, तो वो कौन है, वो क्रोकोडाइल है। और अगर कोई मेरी स्माइल्स के साथ दिख रहा है तो वो हाइना है। ठीक है, ये बताया गया किसके बारे में, ये स्टैंजा हाइनास के बारे में और क्रोकोडाइल्स के बारे में। अब यहां पर भी एलिट्रेशन है क्योंकि नोवाइस में एन और यहां पर नॉन प्लस में भी है, तो एलिट्रेशन तो कहीं भी होगा, तुम्हें डरना नहीं है, इजी होता है। अगला स्टैंडर्ड 6, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, इज स्मॉल, छोटू होता है। मतलब बोला गया है जो असली कैमेलियन होता है। कैमेलियन क्या होता है, जो रंग बदल लेता है। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो कभी तुम्हारा रिप्लाई करती है कभी नहीं, रंग बदल लेती है। मैं असली वाले कैमेलियन की बात कर रहा हूं। कैमेलियन मतलब तुमने देखा होगा लिजर्ड जैसा होता है, छिपकली जैसा, और वो कलर चेंज कर लेता है अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो जो ट्रू कैमोलियन है वो छोटा होता है, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कैसा होता है, एक लिजर्ड जैसा, एक छिपकली जैसा। एंड इसी दोनों लाइन में क्या हो गया, कैमेलियन का कंपैरिजन छिपकली के साथ। कैमेलियन कैसा होता है, छिपकली जैसा। कंपैरिजन हुआ, और कहीं पर भी अगर कंपैरिजन हो तो समझ जाना वो क्या है, मेटाफर नाम का पोएटिक डिवाइस। मेटाफर बताया था ना, कहीं किसी चीज को कंपेयर करके तो महान बताएंगे या तो छोटा बताएंगे, और यहां पर कंपैरिजन किसका किया है, कैमेलियन का लिजर्ड से। ठीक है, तो ये मेटाफर हो गया इस लाइन में। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, मतलब उसमें कोई कान नहीं होते हैं, कोई विंग यानी कोई पर नहीं होते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इट इज द कैमेलियन यू सी, कि मतलब अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है पेड़ पे तो समझ जाना वो एक कैमेलियन है। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्यों बोला पोएट साहब ने ऐसा, मैंने क्या, पोएट साहब ने बोला क्योंकि देखो, मान लो ये पेड़ है, तो हमारा मान लो यहाँ पर कैमेलियन है ये छोटा सा, तो ये क्या करेगा, पेड़ कहीं कलर का अपना कलर चेंज कर लेगा, क्योंकि कलर चेंज कर लेता है। और इसीलिए अगर तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है पेड़ पे,
क्योंकि बिल्कुल सेम कलर हो गया है, तो समझ जाना वहां पे कैमेलियन है। और इस लाइन में देखो कहीं पर भी कोई ऐसी लाइन हो जो सेंसिबल ना लग रही हो, जो सेंसिबल ना लग रही हो नॉर्मल तरीके से, जैसे कि अगर कुछ नहीं दिख रहा है पेड़ पे तो कैमेलियन कैसे होगा भैया, पूछ सकता है ना कोई। तो ये क्या हो गया, ये एक आयरनी हो गया, ठीक है, जो मैंने पिछले में भी बताया था, एक आयरनी नाम का पोएटिक डिवाइस। अब सेंट्रल आइडिया क्या है इस पूरी पोएम का, कि द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेंस ह्यूमरसली, क्या ह्यूमरसली यानी हंसी मजाक के साथ एक्सप्लोर करता है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, हाइलाइटिंग द इंपॉर्टेंट ऑफ बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई देम एंड एंड इन दी वाइल्ड, मतलब कि उनको तुम जब भी जंगल वंगल में जाओ तो उनको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज थी। अब पूरी फुल एक्सप्लेनेशन यहां पर लिखी है, पढ़ सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी देखो, सबका स्क्रीनशॉट ले लो अगर पढ़ना है तो। खैर मैंने सब कुछ समझा ही दिया है। अगली पोएम पर बढ़ते हैं। दी बॉल पोएम लिखा है जॉन बेरीमैन ने। जॉन बेरीमैन, जॉन बेरीमैन, याद रखना सारे पोएट्स का नाम, कम चांसेस हैं आने के मगर आ सकते हैं। जॉन बेरीमैन, बी से बेरीमैन, बी से बॉल पोएम, ठीक है। चलो बॉल पोएम शुरू कर देते हैं, बट उसके पहले पहले स्टैंडा पे कूदने से पहले देखेंगे वर्ड मीनिंग्स। मेरिली मतलब चीयरफुल, बाउंसिंग मतलब जंपिंग अप एंड डाउन, अरे बाउंस करना सबको पता है, बाउंस बाउंस बाउंस। ऐसा कोई एक एड भी था यार, मुझे याद आ रहा है किसी बिस्किट का। आ जाओ देखते हैं स्टैंडा नंबर 1, आ जाओ। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, वो बॉल नहीं जो तुम क्रिकेट में खेलते हो। ये कौन सी बॉल है, यहां पर सिंबोलिज्म यूज हुआ है जो हर पोयम में यूज होता है। अब सिंबोलिज्म क्या है कि यहां पर बॉल का मतलब है कि कोई चाइल्डहुड की चीज, या तो खुद चाइल्डहुड ही है, मतलब कि उसका बचपना। अब जो बच्चा है ना बॉय, ये जो बॉय है ये अपनी बॉल खो चुका है, he has lost his ball, यानी अपना चाइल्डहुड खो चुका है, अपना चाइल्डहुड खो चुका है। यार तुम भी तो यार बड़े हो गए हो, तुम कैसे जब छोटे थे, छोटे मतलब जब तुम और छोटे थे, अभी भी छोटे ही हो, जब और छोटे थे, जब और क्यूट से थे, प्यारे से थे, पूकी से थे, मतलब जब तुम क्लास 2-3 में थे, तुमसे कोई कहाँ कुछ पूछता था, ना पढ़ने को ना लिखने को, ना बोर्ड्स देना है ना कुछ पढ़ना है, सिर्फ जा करके खाना पीना खा लिया, टॉफी खा लिया, फ्री में चॉकलेट मिलती थी, वो क्या था, बचपना था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बट अब तुमने भी अपनी बॉल्स खो दी है क्योंकि तुमने चाइल्डहुड खो दिया है। बॉल यहां पर क्या है, चाइल्डहुड, सिंबोलिज्म, ठीक है। तो व्हाट इज द बॉय नाउ, कि अब ये बॉय क्या बन गया है जो अपनी बॉल खो चुका है। व्हाट इज ही टू डू, I say it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। मतलब देखो पोएट्स जो होते हैं ना वो सिंबॉलिकली यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखो पूरे बॉल के हिसाब से बोला जा रहा है, जो एक क्रिकेट वाली बॉल होती है कि बॉल कहाँ गई, मेरिली बाउंस, उछल रही थी उछल रही थी उछल रही थी, कूद रही थी, चीयरफुली कूद रही थी। अब चीयरफुली कूद रही थी, बॉल तो कभी चीयरफुली नहीं कूदती है, ठीक है। ये तुम्हें पता है, क्रिकेट तुमने खेला है, शॉट मारे हैं बढ़िया, पुल, कवर ड्राइव, अपर कट सब मारा होगा, लेकिन बॉल चीयरफुली नहीं कूदती है। ये किसकी बात हो रही है सिंबॉलिकली, चाइल्डहुड की, कि बच्चा जब चाइल्डहुड में था तो उसका बचपना कूद रहा था, उछल रहा था। और आगे बोला गया है कभी ये स्ट्रीट में जाता था तो कभी पानी के पास जाता था, कौन जाता था, बचपना, चाइल्डहुड। और यहां पर अगर एक और पोएटिक डिवाइस देखें तो वो एनाफोरा है, क्यों, क्योंकि व्हाट इज से ये भी स्टार्ट है और व्हाट से भी, व्हाट, इसलिए ये क्या होगा, एनाफोरा। और नीचे भी मेरिली मेरिली, तो यहां पर भी एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा मतलब जहां पर सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। अब अगले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जल्दी से पढ़ने के लिए। ग्रीफ मतलब सॉरो, रिजिड मतलब फिश, ट्रेमबलिंग मतलब शेकिंग, हार्बर मतलब पोर्ट जहां पर नाव खड़ी होती है, ठीक है। इंट्रूड मतलब इन्वेडर, डाइम मतलब 10 सेंट्स, यूएस के 10 सेंट 10 पैसे, और फिर वर्थलेस मतलब यूजलेस, जो कि वो थी तुम्हारी जिंदगी में, इसलिए अब इधर फोकस करो क्योंकि ये यूजलेस नहीं है। इधर देखो स्टैंजा नंबर 2, ध्यान से देखना। आगे क्या बोल रहे हैं पोएट, नो यूज टू से, नो यूज टू से मतलब कि अब कोई फायदा नहीं है कहने का, क्या कहने का, ये इन्वर्टेड कॉमा में देखो क्या लिखा है, ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब कि कोई बात नहीं अगर बॉल खो गई, और बॉल्स भी तो हैं, कोई मतलब नहीं है ये कहने का। क्यों, क्यों भाई क्यों, क्योंकि एक बार हमारा चाइल्डहुड खो जाता है ना तो वो खो जाता है, दोबारा वापस नहीं आता है, तुम्हें भी पता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, मतलब कि एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ यानी एक शोक, एक दर्द, एक दुख, बोला ना रॉकस्टार में, कि जब तक दुख नहीं मिलता ना बड़ा नहीं बनता कोई, जब तक दर्द ना हो जिंदगी में।
तो बस दर्द इस आदमी की जिंदगी में। आदमी क्यों बोला मैंने? क्योंकि अब ये बॉय का चाइल्डहुड खो चुका है, अब ये आदमी बन रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। रिजिड मतलब कि बिना बिल्कुल हिले, बिल्कुल पत्थर का शरीर हो गया, ऐसे यूं खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है बेचारा, कांप रहा है। क्यों कांप रहा है? और नीचे देख रहा है क्योंकि इसको पता चल चुका है कि मेरा चाइल्डहुड खो चुका है। सिंबॉलिकली दिखाया गया बड़े प्यार से, चाइल्डहुड खो चुका है। तुम्हें लग रहा होगा बॉल खो गई, बॉल खो गई, बॉल खो गई। अरे बॉल तो खो जाएगी, दोबारा आ जाएगी, क्रिकेट वाली। मगर ये क्या खोया है? चाइल्डहुड खोया है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मतलब कि हो सकता है वो जो बच्चा है उसके जो यंग डेज थे, उसका जो पूरा चाइल्डहुड का पीरियड था, वो कहाँ? हार्बर, यानी एक सी पोर्ट के पास गुजरा हो सकता है उसका घर एक समुद्र किनारे हो, ठीक है, सी पोर्ट के पास गुजरा हो, और अब उसकी बॉल वहीं रह गई। मतलब उसके जो बचपना था ना, उसी सी पोर्ट तक रह गया, उसी नदी किनारे तक, समुद्र किनारे तक रह गया। आई वुड नॉट इंट्रूड। अब ये पोएट बोल रहे हैं कि पोएट इन्वेड नहीं करेंगे, बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे उनके साथ, उस बच्चे के साथ जो हो रहा है उधर जा करके। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। मतलब कि सोचो, अगर पोएट जा करके उसको कुछ 10 सेंट दे दे, डाइम मतलब 10 पैसे, यूएस के 10 पैसे जाकर के दे दे, और बोले जाओ दूसरी बॉल खरीद लो, मगर वो वर्थलेस होगा। उसको कोई 10 पैसे या फिर एक असली बॉल की जरूरत नहीं है, उसको चाइल्डहुड की जरूरत है जो खो गया है। बिकॉज ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पोएट कहते हैं कि अब उसको उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज होगा, पता चलेगा जब वो बचपने से आगे बढ़ेगा। अगले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं अगले स्टैंडर्ड के। पोजेसर मतलब ओनरशिप, ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीजें, डेस्परेट मतलब होपलेस, और एपिस्टेमोलॉजी मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आंसर्स में डालना है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज, ठीक है। अगला देखो स्टैंडा, ध्यान से देखो, मजेदार सी पोयम है ये, बड़ी गहरी पोयम है, क्योंकि तुम रिलेट कर पाओगे यार। पहले तुम कितने बचपने में कितने खुश रहते थे यार, अब तो जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची है। बोर्ड एग्जाम आ गया है ना, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एग्जाम के बाद। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक। मतलब जहां पर पोजेशंस की दुनिया है ना ये, मतलब कि सब लोग कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। अब जब सब लोग लेना ही चाहते हैं तो पीपल लेंगे, लोग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि लोग लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? कुछ ना कुछ। ये पोजेशन की दुनिया है यार। कोई चाहता है मेरे पास महंगी गाड़ी आ जाए, कोई चाहता है महंगा घर आ जाए, कोई चाहता है महंगी बंदूक आ जाए, कोई चाहता है कि मेरे पास AK-47 आ जाए ताकि मैं डॉन बन जाऊं, माफिया बन जाऊं। और इसी चक्कर में जो बॉल्स थी, जो चाइल्डहुड था, वो हमेशा खोता जाएगा। कितनी गहरी बात है, सोचो। तुम पहले छोटे से बच्चे थे, तुम्हें क्या चाहिए था कि बस यार कोई खाना वाना खिला दे, चॉकलेट खिला दे 10 रुपए की, तुम खुश रहते थे। लेकिन जब तुम बड़े हुए, तुम्हें वही चॉकलेट किसी स्पेशल से चाहिए अपने क्लास में, जो नहीं मिल रही है। तो अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे, क्योंकि अब तुम एक पोजीशन की दुनिया में आ गए हो। तुम फंस चुके हो कि तुम्हें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और कोई भी बॉल खरीदता नहीं है, क्योंकि मनी एक्सटर्नल है। मनी एक एक्सटर्नल चीज है, बट जो खो गया चाइल्डहुड वो इंटरनल था। अब रिपीटिशन कहां दिख रहा है हमें? ये देखो, बॉल्स बॉल्स, ठीक है। एलिट्रेशन यानी लेटर्स का रिपीट कहां पे दिख रहा है? बॉल और बैक में, बी और बी का, ठीक है। आगे आगे देखो, अगला स्टैंडा क्या कह रहा है ये? ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। मतलब कि वो सीख रहा है अपनी डेस्परेट आंखों के पीछे। डेस्परेट यानी कि परेशान है यार, उतावला है, बेचैन है बेचारा। द एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज ऑफ लॉज, हाउ टू स्टैंड अप। वो क्या सीख रहा है? ही इज लर्निंग व्हाट? ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज। ही इज लर्निंग द नॉलेज ऑफ लॉज, कि जब भी कुछ खो जाए, कुछ लॉस हो, तो उसको कैसे अब्सॉर्ब करना होता है, कैसे उससे आगे बढ़ना होता है। हाउ टू स्टैंड अप यानी कैसे उससे आगे बढ़ना होता है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वो चीज के बारे में जान रहा है जो हर आदमी जानता है फ्यूचर में। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और सभी कभी ना कभी सीख जाते हैं कि कैसे इस गम से खड़े होना है। कहा है ना किसी ने, गम से यूं घबराना कैसा। अपनी गंदी सिंगिंग को बंद करता हूं, सेंट्रल आइडिया को बताता हूं। क्या बोला है बॉल पोयम में? जॉनी जॉनी नहीं, सॉरी, जॉन बेरीमैन ने कहा है, द थीम ऑफ लॉस के ऊपर ये पूरी पोयम है। एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग अप थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड हु एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ अ चेरिश्ड पोजेशन। चेरिश्ड पोजेशन मतलब क्या होता है? कि जो भी चीजें हमें चाइल्डहुड में मिलती हैं, बचपन में हमें कार मिल गई, गाड़ी मिल गई, टॉफी मिल गई, अरे कार वो बटन वाली, ये सारी चीजें मिलती हैं। अब खो चुका है बचपना, तो उसके बारे में ही ये पूरा बॉल पोयम था। समझ गए? समझ गए? समझ गए? क्योंकि यार हमारे टाइम पे जब टीचर ने समझाया था, हम तो बड़ी गलत ही मीनिंग समझ रहे थे इस पोयम की। आज मुझे भी समझ में आई और तुम्हें भी समझा दी।
ये सारी अंग्रेजी वाली इसकी मीनिंग है। आ गए हैं हम अमेंडा पे, जो रॉबिन क्लेन ने लिखा है। किसने लिखा है? रॉबिन क्लेन, याद रखना, ARK, रॉबिन क्लेन, ठीक है। चलो वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले हंच मतलब बेंड, हंच मतलब झुक के बैठना। जैसे तुम बैठते हो ना क्लास में, क्या है, स्ट्रेट पोस्चर अपना सही रखा करो, ठीक है। हंच मतलब झुक के बैठना। स्लाउचिंग मतलब एक लेजी वे में बैठना। लैंग्वेज मतलब रिलैक्स। एमराल्ड मतलब ग्रीन कलर। इनहैबिटेंट मतलब रेसिडेंट, कहीं पर रहने वाला। ड्रिफ्टिंग मतलब कैरिड स्लोली बाय वाटर, यानी वाटर में ऐसे स्लो वाटर वेव्स के साथ बहता हुआ, ड्रिफ्टिंग। ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, मतलब बड़ा खुश खुश, बड़ा खुश खुश। ओके भैया, अब देखो अमेंडा का स्टैंजा 1 देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। एक मम्मी, एक मम्मी, एक मॉमी और एक किड के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है, ये पूरी की पूरी हमारी पोएम है। ध्यान से देखना। अब मॉमी क्या बोल रही है, बच्ची को क्या बोल रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा को क्या बोल रही है अपनी बेटी को कि यार नाखून मत चबाओ प्लीज, डोंट बाइट योर नेल्स। हम सबकी आदत होती ना कि यार हम नाखून चबाते रहते हैं, मेरी खुद की भी आदत है यार बड़ी गंदी, क्या करें। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, कि ऐसे शोल्डर झुका करके मत बैठो, हंच करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कि ऐसे बेकार तरीके से मत बैठो, ऐसे उल्टा पुल्टा लेट करके रील्स जो तुम देखते रहते हो ना उस तरह से मत बैठो, सीधे बैठो। एंड आगे अमेंडा बोल दिया, आगे ब्रैकेट में जो चीज लिखी है। अब कोई चीज अगर ब्रैकेट में लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरेंथीसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथीसिस। अगर कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हारा आया है कि जो भी चीज पैरेंथीसिस में लिखी है इसका मतलब बताओ, ध्यान से समझना इसका मतलब। सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है इस साल। देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ध्यान से देखो कि इसकी मम्मी इसको इतना कुछ कह रही है, बकवास, बक 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 बक, ये सुन ले वो सुन ले, मगर वो नहीं सुन रही। जैसे तुम नहीं सुनते हो जब तक मम्मी कूट ना दिया करके। ये क्यों? क्योंकि वो खोई हुई इमेजिनेशन में, जैसे तुम इमेजिनेशन में खोए रहते हो ना, ये भी खोई है। ये बच्ची किस इमेजिनेशन में खोई है कि देयर इज अ लैंग्वेड एमराल्ड सी, कि क्या है, एक हरा समुंदर, एक रिलैक्स्ड हरा समुंदर। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पूरे समुंदर पे, पूरे बीच पे सिर्फ मैं अकेली हूं, और मैं क्या हूं? एक मरमेड हूं। बच्चे तो देखते हैं सपना मरमेड वाला। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं पानी की वेव्स में आराम से बहते जा रही हूँ, रिलैक्स्ड एकदम, ठीक है, क्योंकि वो एक मरमेड है। अब इसमें अगर तुम पोएटिक डिवाइस पूछोगे तो डोंट, डोंट से स्टार्ट हुआ है एनाफोरा, एस एस तो एलिट्रेशन, और इमेजरी क्या है? इमेजिनेशन। बच्ची ने इमेजिन किया इसलिए इमेजरी, जो कि ऑलमोस्ट हर पोयम में होता है, ठीक है। चलो अब अगली वर्ड मीनिंग्स क्या है? ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब जिसके माता पिता ना हो। एंड हश्ड मतलब क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, शांत इलाका। चलो आगे देखो, अगला स्टैंजा नंबर 2, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अब देखो वो तो अपनी इमेजिनेशन में खोई है, मगर इसकी मम्मी फिर से चिल्लाती है, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, कि क्या तुमने होमवर्क किया, क्या तुमने टाइडी मतलब रूम साफ किया। और आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे याद है मैंने तुमसे जूते साफ करने को बोले थे, मगर उसने शायद नहीं किया, तो वही बोल रही है आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब फिर देखो पैरेंथेसिस वाला पार्ट आ गया, यानी ब्रैकेट वाला पार्ट आ गया, ध्यान से देखना। अब ये ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा? जो भी वो इमेजिन कर रही है, जो भी उसकी इमेजिनेशन है, जो भी वो इमेजिन कर रही है वो चीज ब्रैकेट में लिखी है। क्या इमेजिन कर रही है? आई एम एन ऑर्फन। ये बेचारी अपनी मम्मी से इतना परेशान हो गई ना कि इमेजिन कर रही है कि मैं एक ऑर्फन बन जाऊं, मेरे माता पिता ही ना हो। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में, स्ट्रीट्स में घूमूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हस्ड बेयर फीट, मतलब कि मैं सॉफ्ट डस्ट पर पैटर्न बनाते जाऊं, पैटर्न बनाते जाऊं, किससे? अपने बेयर नंगे फीट से। नंगे फीट, बेयर मतलब नंगे पैरों से। चलो, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब उसका कहना है ना कि ये जो साइलेंस है ये बड़ा गोल्डन है, कि यार मम्मी की चिक चिक नहीं सुननी पड़ रही है, बड़ा गोल्डन है, और फ्रीडम बड़ा स्वीट है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है उस बेचारी छोटी सी बच्ची की। अब ये जो लाइन्स है, ये जो लाइन्स हैं, द साइलेंस इज गोल्डन, देखो मैंने बताया था ना कहीं पे कंपैरिजन होगा तो वहां पे मेटाफर होगा। साइलेंस कैसा है? गोल्डन है। फ्रीडम कैसा है? स्वीट है। मतलब कुछ बताया जा रहा है ना, कुछ एक्स्ट्रा, तो वो क्या है इस लाइन में? मेटाफर, ठीक है, इसलिए इसको मेटाफर बोलेंगे। और वहीं एनाफोरा, जहां पे शुरुआत सेम वर्ड से हो, जैसे डिड यू, डिड यू। अगला स्टैंजा ध्यान से देखते हैं, बट पहले वर्ड मीनिंग बड़े इजी इजी। एक्ने, एक्ने मतलब पिंपल्स हो जाना। रेपुंजल मतलब अ गर्ल इन दी फेरी टेल, जो फेरी टेल थी ना जिसमें रेपुंजल थी बड़े बड़े बालों वाली। ट्रैंक्विल मतलब
शांत होना, रेयर मतलब जो कि मैं हूं, ठीक है, अनकॉमन। चलो स्टैंजा नंबर 3, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब अमांडा बोलती है, उसकी मम्मी अमांडा से क्या बोलती है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मतलब बहुत सारी चीजें बोलती है मगर वो सुनती कुछ भी नहीं है कि अरे अमांडा, कि भाई चॉकलेट मत खाओ, क्यों, तुम्हें एक्ने हो जाएगा, यानी पिंपल वगैरह हो जाएगा, और तुम मेरी तरफ देखो तो एटलीस्ट जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और अब रेमेंडा, जो अपनी अमेंडा है ना, ये फिर से क्या सोच रही, देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये जो येलो पार्ट, ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ये फिर से क्या सोचती है, आई एम रेपुंजल। यार बड़ी इमेजिनेशन वाली बच्ची है। मुझे लगता है कि ये एनीमे वगैरह देखती है बहुत ज्यादा। एनीमे वाले ना, मेरा एक दोस्त था, वो यार दिन भर कुछ ना कुछ इमेजिन करता रहता था। एनीमे वाले एक अलग दुनिया में जिंदगी जीने लग जाते हैं यार। वो मुझसे एक दिन आता है और बोलता है काशाकाई काई, पता नहीं किस भाषा में बात करने लग गया। लगता है इसका भी वही हाल है, ये भी बड़ी कोई स्टोरी स्टोरी देख करके आई है। क्या बोल रही है कि आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। कि मैं एक रेपुंजल हूँ, मुझे कोई केयर, कोई चिंता फिक्र नहीं है, और जिंदगी एक टावर में बड़ी शांत, ट्रैंक्विल मतलब शांत है, और रेयर है, अनकॉमन है, यूनिक है। क्योंकि वो रेपुंजल उस स्टोरी में, जो स्टोरी सोच रही है उसमें, वो एक टावर के अंदर रहती थी। I'll certainly never let down my bright hair, और मैं कभी भी अपने जो ब्राइट हेयर है, बड़े बड़े बाल हैं, इनको नीचे नहीं करूंगी। चलो अगली मीनिंग, सकिंग, सल्किंग। सल्किंग, सल्किंग मतलब बी इन अ बैड मूड, मूडी मतलब अनस्टेबल, नैड मतलब हैरेस, नैड मतलब हैरेस करना, मतलब किसी को परेशान करना। आगे देखो स्टैंजा नंबर 4, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। मतलब उसकी मम्मी बोल रही है सल्क करना बंद करो, सल्किंग करना बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि तू हमेशा मूडी हो, कभी अपने मन से काम करती हो हमेशा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। और अब तुम इस तरह से करोगी, मूडी रहोगी, कुछ भी करोगी, तो सबको लगेगा मैंने तुम्हें हैरेस किया है, नैड किया है। मैं इतनी चिल्लाऊंगी तुम पे दिन भर, तो कोई आएगा घर में क्या सोचेगा कि मैं तुमको हैरेस कर रही हूँ, इतना नैग कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ तुम्हारे ऊपर। ठीक है, आगे ये रहा अपना एक्सप्लेनेशन। सेंट्रल आइडिया की बात की है, सेंट्रल आइडिया यही है कि वो बच्ची इमेजिनेशन में जी रही है, अपने पेरेंट से, अपनी मम्मी से काफी ज्यादा परेशान है। ये एक्सप्लेनेशन थी, देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी स्लाइड्स टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आ जाओ अगले पोएम पे, द ट्रीज बाय एड्रिन रिच। किसने लिखा है? एड्रिन रिच। चलो अब ये बड़े रिच होंगे, इसलिए याद कर लेना ट्रीज रिच, क्योंकि आज तो खाली अमीर लोगों के घर में पेड़ बचे हैं, वरना रोड पे तो पेड़ दिखते नहीं। आगे आ जाओ, ट्रीज, स्टैंजा नंबर 1, ध्यान से देखना, ये बड़ी मजेदार पोयम है। अब यहां पर भी सिंबॉलिक मीनिंग है, हर पोयम में होती है। यहां पर क्या है, यहां पर ट्रीज का मतलब है पेड़, का मतलब है वुमेन। ठीक है, वुमेन। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। क्या बोला गया कि जो पेड़ हैं अंदर, वो बाहर जा रहे हैं, कहा? फॉरेस्ट में। अब बाहर जा रहे हैं भैया फॉरेस्ट में, पेड़, क्या बोल रहे हो आप? पेड़ चलने लग गए क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत मत सोचना, पेड़ नहीं चल रहे हैं। क्योंकि यहां पर क्या बताया मैंने कि ये क्या है, ट्रीज वुमेन है, औरतें हैं। तो ये जो औरतें हैं ये बाहर जा रही हैं फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट मतलब ह्यूमैनिटी या फिर मैनकाइंड। ठीक है, ठीक है, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। द फॉरेस्ट मतलब जो ये ह्यूमैनिटी थी ना, जो ये मैनकाइंड था, जो पूरा का पूरा समाज था एक तरीके से, वो आज तक खाली था। ये ह्यूमैनिटी थी ही नहीं लोगों में। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, जहां पे कोई चिड़िया नहीं बैठ सकती, कोई इंसेक्ट नहीं छुप सकता। नो सन बुरी इट्स फीड इन शैडो, बुरी मतलब छुपा लेना, ठीक है, दबा लेना, यानी कोई भी सूरज की किरणें नहीं आ रही थी। एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। कि आज रात तक, इन रातों तक जो फॉरेस्ट बिल्कुल सुनसान था, वो मॉर्निंग तक फुल ऑफ ट्रीज हो जाएगा। सिंबॉलिक मीनिंग क्या कही जा रही है कि जो ये पूरी दुनिया थी जहां पर औरतों को आज तक दबा करके रखा गया, जहां पर सिर्फ पुरुष प्रधान समाज था, जहां पर पुरुष प्रधान मतलब, अब इंग्लिश आती है मुझे, पुरुष प्रधान मतलब पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल मतलब कि जहां पर सिर्फ आदमी लोगों की बात सुनी जाए, औरतों को दबा के रखा जाए, और बिल्कुल उनको एज अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाए, जो कि बहुत गलत है यार, बहुत गलत है। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे लिए उतना ही करती है जितना तुम्हारे पिताजी करते हैं, जितना पिताजी करते हैं उतनी मम्मी करती हैं। दोनों लोग मिल करके तुम्हें यहाँ तक पहुंचाए हैं, और तुम्हारा काम है बस उनके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल देना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है।
बिल्कुल मजेदार तरीके से तो पढ़ा रहा हूँ यार, आ जाओ देखो। क्या बोल रहा हूँ कि बोला गया है कि आज तक सिर्फ पुरुष प्रधान था, सिर्फ आदमियों को बाहर निकलना अलाउड था, औरतों को नहीं। इसलिए अब तक तो वो नहीं निकल पाई, बट मॉर्निंग तक सारे ट्रीज आ जाएंगे फॉरेस्ट में, यानी समाज में, सोसाइटी में सारी औरतें, महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है, फिर आगे स्टैंजा 2, ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। बड़ी गहरी लाइन है यार, कि सारी रात वो जो औरतें हैं ना, वो अपने आप को डिसएंगेज करने में लगी हुई हैं, यानी खुद को छुड़ाने में लगी हुई हैं, बेड़ियों से निकालने में लगी हुई हैं जो उनको बांधी गई है। कहां पे? वेरांडा फ्लोर। औरत को पता है यार, पुराने जमाने में सिर्फ इतना अलाउड था कि बस वेरांडा तक चले जाओ, घर के बालकनी तक, वेरांडा तक चले गए बस, घर के नीचे नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते समाज में। तो अब वो सारी रूट्स, वो सारी जड़ों से अपने आप को छुड़ा रही हैं, डिसएंगेज कर रही हैं, जितने भी क्रैक, जितने भी होल हैं, जितने भी अवगुण, जितने भी कह लो बुरी चीजें हैं, कुरीतियां हैं समाज में, उनसे। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। मतलब ये जो लीव्स हैं, ये ग्लास की तरफ स्ट्रेन कर रही हैं, जो स्मॉल ट्विग्स हैं यानी छोटे छोटे पौधे हैं, ये भी निकलना चाह रहे हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉस शफलिंग अंडर द रूफ, यानी जो बहुत दिन से जिनको एकदम से दबा करके रखा गया है, क्रैम्प्ड हो गए हैं, ये भी शफल कर रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं छत से बाहर। लाइक न्यूली लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। किस तरह से? बिल्कुल न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जैसे, जैसे कि नया पेशेंट जो होता है, जो नया डिस्चार्ज होता है। अब बेचारा कोई पेशेंट है यार, मान लो मैं बीमार होता, चलो तुमको क्यों बोलूं यार, तुम तो मेरे बेचारे प्यारे टूकी हो। मैं चलो बीमार हो जाता हूँ सपोजिटली, अब मैं बीमार हूँ, बहुत दिन से एडमिट हूँ, तो मैं तुरंत ही जब डिस्चार्ज होगा तो मैं तुरंत ही भागो 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 निकलना चाहूंगा ना, निकलना चाहूंगा। तो उसी तरीके से ये औरतों को जब दबा के रखा गया, घर में बंद करके रखा गया, तो जैसे आदमी इनको निकलना है, भागना है। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। हाफ डेज्ड है अभी, लेकिन भाग रही है क्लिनिक डोर्स की तरफ, ये यहां पर कहा गया। ठीक है, इस स्टैंडा में। अब कंपैरिजन है, इसलिए सिमिली। क्या बोला भैया आपने? कंपैरिजन में तो आप बोलते थे कि किसी का कंपैरिजन होगा तो वहां पे मेटाफर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कंपैरिजन में अगर जो ये कंपेयर किया जा रहा है, ये कुछ वर्ड्स लगा करके किया जाए, जैसे एज, जैसे लाइक, एज या लाइक लगा हो, तो वहां पर मेटाफर नहीं होगा, वहां पर सिमिली होगा। स्माइल नहीं, सिमिली, SIMILE। क्योंकि देखो क्या बोला गया है, लॉन्ग क्रैम्ड बॉस शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से कंपेयर किया गया है, और टर्म यहां पर लाइक यूज किया गया है। लाइक या एज यूज होगा तो वहां पर मेटाफर नहीं होगा, वहां पर सिमिली होगा। ठीक है, चलो अगले वर्ड मीनिंग्स कुछ देख लो, जो हमने ऑलरेडी देख ली, जो पहले थी। डेज मतलब स्टन, बिल्कुल शॉक्ड, और बाकी मीनिंग्स भी देख सकते हो जो मैंने पढ़ा ही दिया स्टैंजा। अगला देखो, स्टैंजा अगला आ चुका है, ये इसको देखो ध्यान से। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर। क्या? कि ये बैठी हुई हैं वेरांडा डोर्स पे, लंबे लंबे लेटर लिख रही हैं, जिसमें वो स्कैर्सली, जिसमें वो बहुत ही कम बार मेंशन करती हैं इस डिपार्चर के बारे में। डिपार्चर यानी कि जो महिलाएं घर से निकल करके समाज में जा रही हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं ना, जो पेड़, पेड़ क्या है सिंबॉलिकली? वुमेन, महिलाएं। ठीक है, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस द नाइट इज फ्रेश द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। आसमान खुला हुआ है जहां पर नाइट भी फ्रेश है, और होल मून यानी देखो क्रिसेंट मून होता है ये, जब ऐसा आधा चांद निकला हो, और पूरा मून होता है ये। यार एक बात याद आ गई, मेरा एक दोस्त था, वो इतना बड़ा क्रीपी आदमी था, क्रिंज आदमी था, कि वो ना क्लास 10th में एक लड़की से मिला और बोलने लग गया कि यार ये चांद है, चांद है। एक दिन हम लोग से आता है, बोलता है कि यार आज चांद नहीं आया है, ऐसा कुछ बोल रहा था कि आज चांद नहीं निकला है। साला हमें 2 पीरियड लग गया, मैथ्स के पीरियड में बताया था उसने, लंच के बाद हिंदी या इंग्लिश का पीरियड था, तब उसने बताया कि अरे यार आज कोई लड़की का नाम लिया, कोई लड़की थी XYZ, वो नहीं आई है, अंशिका नहीं आई है। मतलब ऐसे ऐसे क्रिंज लोग भी हैं यार, हमारे जमाने पे तो होते हैं। तुम्हारे जमाने में, अरे बहुत जमाने का नहीं हूं मैं, तुम्हारे टाइम पे है कि नहीं बताना कमेंट में। ऐसे क्रिप लोग भी मिलते हैं, ऐसे क्रीप लोग कहते हैं चांद है, उसका चेहरा ये है, वो है, XYZ। अबे बेटा थोड़ा इधर फोकस कर लो, तो ये चांद वांद पे फोकस ना करना पड़े। मैंने तो बस होल मून इसलिए बताया क्योंकि गोला पूरा होल मून होता है चांद, ठीक है, जो शाइन कर रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ ओरिजिनल, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिकेन
still reaches like a voice into the rooms। ठीक है, जो लीव्स हैं और लिकेन है, लिकेन यानी पौधा, जो फंजी और प्लांट का सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। अरे यार फिर रिलेशनशिप मतलब कि अगर कोई फंजाई और प्लांट है, दोनों मिले हुए हैं, एक मिल करके कुछ पौधा बना रहे हैं समझ लो, तो वो लिकेन हो गया। तो लीव्स और लिकेन आ रहे हैं कहाँ? रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। कहां तक पहुंच रहे हैं? लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब फिर से लाइक आ गया, देखो लाइक आ गया, यानी लीव्स और लिकेन्स को किससे कंपेयर किया गया है? वॉइस इनटू रूम, जो भी आवाजें रूम तक पहुंच पा रही, इसलिए यहां पर भी सिमिली हो गया, कंपैरिजन किया गया लाइक वर्ड का यूज करके। समझ गए? समझ गए? चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ यार, बड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि ना डरना नहीं है। वर्ड मीनिंग कोई सी नहीं समझ में आई तो यहां पर लिखी हुई है। लाइकेन मतलब कि फंगस और एल्गे मिल करके जब कुछ बनाते हैं तो वो पौधा एल्गे लिकेन कहलाता है। लाइकेन बोलो चाहे लिकेन बोलो, ठीक है। स्टैंजा नंबर 4, स्टैंजा नंबर 4, ध्यान से दो, ध्यान देखो, ध्यान देखो। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स मतलब कि खुसफुस फुसफुस, खुसफुस फुसफुस, कि इसका जो हेड है ना, ये बेचारा बहुत ज्यादा इसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं, खुसफुस चल रही है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएंगी। Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, wind rush to meet them। मतलब कि जो ट्रीज हैं वो बाहर जा रहे हैं और ग्लास तोड़ रहे हैं, और जो बाहर हवाएं चल रही हैं वो अब इनसे मिलने को रेडी हैं। The moon is broken like a mirror into pieces, flash now in the crown of the tallest oak। वाह, क्या गहरी और शानदार बात कही कि जो चांद है, जो मून है, वो ब्रोक हो चुका है, वो टूट गया है एक मिरर की तरीके, टुकड़े में, टुकड़े में। और अब वो जाकर के कहां लगा है? इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, यानी कि टुकड़े में, मिरर के टुकड़े तरीके टूट गया चांद, और ऐसे एक टुकड़ा पड़ा हुआ मान लो छोटा सा, अब इस पे रोशनी चमक रही है, और कहां जीते जा रही है? टॉलेस्ट ओक प्लांट के, ओक क्या होता है? एक पेड़ होता है। टॉलेस्ट ओक प्लांट के जो क्राउन है उसमें चमक रही है, उसमें रोशनी चमक रही है। अब ध्यान देना कि यहां पर ट्री का मतलब है वुमेन, तो जो टॉलेस्ट ओक मतलब क्या है यहां पर? एक वुमेन। ये एक वुमेन में, आज तक हम क्या कहते हैं कि आदमी ही ताज पहन सकता है, तो एक वुमेन के जो किंग है, ये जो समझ लो मैंने क्राउन बनाया है, इसमें रोशनी चमक रही है, ठीक है, एक वुमेन के। चलो अब यहां पर भी लाइक अ मिरर बोला गया है कि मून कैसा टूटा है? लाइक अ मिरर, तो यहां पर भी सिमिली है, SIMILE। आगे आ जाओ, ये रहे वर्ड मीनिंग्स। ओक का मतलब यहां पर देख लो, बड़ा सा ट्री। चलो चलो, पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस देखेंगे, हमने ऑलरेडी देख लिया पोएटिक डिवाइस, देखो सिमिली ही है हर जगह लगभग, बता दिया। बट ये स्लाइड मैंने क्यों डाली थी? क्योंकि यहाँ पर राइम स्कीम लिखा है। पता है कभी कभी पोएम्स की राइम स्कीम आ जाती है, जैसे यहाँ इस पे AABB है। राइम स्कीम क्या होता है देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई स्टैंजा है, कोई स्टैंजा निकालो पोएम का, ये है, तो इसका आखिरी आखिरी वर्ड देखना, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इरेज कर लेते हैं। अब इसका आखिरी आखिरी वर्ड देखो कि आपस में राइम कौन कौन सी लाइन कर रही है, जैसे विस्पर्स, साइलेंट, ब्रेकिंग, फॉरवर्ड, मीट देम, मिरर, क्राउन। अब इसमें जो भी मैच करे उसमें ABAB लिख लो और निकल आएगा। अगली पोएम में तुम्हें लिख करके दिखाता हूं, क्योंकि ये पोएम तो हमने ऑलरेडी समझ लिया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सेंट्रल आइडिया ये रहा ट्रीज पोएम का, देख सकते हो कि वुमेन की तरह दिखाया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की गई है। आगे बढ़ो, एक्सप्लेनेशन तुम पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो। हम आ गए हैं फॉग पे। ये फॉग वो फॉग नहीं है जो कहते हैं ना कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, हट, फॉग नहीं चल रहा है, बेला विटा चल रहा है आजकल। ये फॉग पोयम है, किसने लिखी है? कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग। चलो, कार्ल सैंडबर्ग जी की कृपा हुई और हमें ये पढ़नी पड़ रही है पोयम। ध्यान से इसकी वर्ड मीनिंग्स देख लो, बहुत छोटी पोयम है, इससे छोटी पोयम तुमने आज तक नहीं देखी होगी। फॉग, it is a thick cloud of tiny water droplets present in the atmosphere, especially in winter। कि एक थिक क्लाउड है किसका? अरे भाई क्या बता रहा हूं मैं, फॉग नहीं देखा है कभी तुमने? अरे कोहरा भाई, कोहरा जो ठंडी में जम जाता है, वही लिखा हुआ है। हार्बर यानी पोर्ट, जो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, सी पोर्ट। और हॉन्चेस यानी सिटिंग विथ नीज बेंट, हॉन्चेस यानी कि ऐसे बैठो, ऐसे नीज, जो नीज है ना, नीज, इनको मोड़ करके, ठीक है, घुटनों को मोड़ करके। चलो, स्टैंजा नंबर 1, और यही अपनी पोयम है। देखो इतनी छोटी सी बेचारी पोयम, मतलब इससे छोटा तो कुछ होएगा ही नहीं यार। आई गेस यू हैव नॉट येट सीन एनीथिंग smaller than this unless you have looked down। आगे आगे फोकस करो, इधर देखो। Stanza, the fog comes on little cat feet, it sits looking over harbor and city। क्या बोला गया? fog
फॉग यानी भैया कोहरा नहीं, यहां पर फॉग को एक कैट से कंपेयर किया जाएगा, बिल्ली से। देखना ध्यान से, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कि कैट जैसे पंजों पे आती है, पैरों पे आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर, मतलब कि बैठती है और लगता है कि वो हार्बर की तरफ देख रही है और सिटी की तरफ, हार्बर यानी सी पोर्ट की तरफ देख रही है और शहर की तरफ, ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। मतलब बस इतनी सी पोएम थी कि फॉग जो है, ये जो बिल्ली जैसे आता है, जैसे बिल्ली आती है प्यार से ऐसे घुटने मोड़ करके बैठती है और देखती है सब कुछ और फिर चली जाती है, उसी तरह तो फॉग भी होता है ना। फॉग के बारे में पोयम है यार, क्या मस्त इमेजिनेशन है। जो फॉग होता है कैसा होता है, कोहरा, बिल्कुल शांति से आता है और जैसे ही सीजन खत्म होता है पूरे शहर में रहता है, पूरे सिटी में, और फिर चला जाता है। बस यहाँ पर मेटाफर क्या है, कंपैरिजन किसके किसके बीच है, देखो फॉग और कैट का। देखो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, फॉग और कैट का। लेकिन यहाँ पर लाइक और एज जैसे टर्म्स नहीं यूज्ड है, इसलिए सिमिली नहीं है। अगर लाइक और एज जैसे टर्म्स यूज करके कंपैरिजन होता तो क्या होता, सिमिली होता। बहुत बढ़िया भैया। और एनालॉजी क्या है, एनालॉजी मतलब कि देखो, एनालॉजी तो एक नॉर्मल सा वर्ड है, जैसे आयरनी था। एनालॉजी मतलब कि किसी भी दो चीजों को साथ लेकर के पूरी पोयम में चलना। यहाँ सिर्फ एक लाइन में कंपैरिजन नहीं है, पूरी पोयम में दोनों को साथ किया गया है। कैट के बारे में बात की जा रही है और फॉग के बारे में। चलो, ये रहा अपना सेंट्रल आइडिया। द पोएट डिस्क्राइब फॉग एज अ कैट इन दिस पोएम। फॉग स्टैंड्स फिजिकलाइज्ड हियर एट लिटरली मूव्स व्हेन द कैट ऑन व्हिच इट हैज फॉलन मूव्स। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे सेंट्रल आइडिया को तुम पढ़ सकते हो कि यहाँ पर कई सारे एस्पेक्ट्स की बात की गई, कई सारे फॉर्म्स की। टू द पोएट द कमिंग ऑफ फॉग इज सिमिलर टू द वे अ कैट कम, जैसे कैट आती है, कैट बैठती है, पूरा हार्बर और सिटी देखती है और फिर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं रहता है, जैसे फॉग नहीं रहता है वैसे बिल्ली भी एक जगह रहना पसंद नहीं करती है। एक्सप्लेनेशन ये रहा। आगे आ जाओ, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन, अरे ड्रैगन के बारे में पढ़ो। मेरे पास तो ड्रैगन नहीं है, मेरे पास तो ये मेरा पूकी सा सिंचैन है, फेवरेट है। तुम्हारा क्या फेवरेट बताना। और मैंने बताया था ना कि सिर्फ पूकी चीजें नहीं, मेरे पास काफी सारा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव मटेरियल भी है। जो जो नहीं पढ़ेगा ना, मन लगा के नहीं पढ़ा ना, अगर घर भिजवा दूंगा, घर भिजवा दूंगा सीधे, नहीं पढ़ाई की तो। पूरा फोकस इधर होना चाहिए, पूरा जल्दी 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 ध्यान दो, मस्ती मजाक चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई भी बड़ी जरूरी है। वर्ड मीनिंग, सबसे पहला वर्ड वैगन। वैगन आर तो सबने चलाई होगी जी, वैगन के सपने हम देखते हैं मगर चलाते वैगन आर है। और वैगन का मतलब पोयम में क्या है, एक ऐसा व्हीकल जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए यूज हो। ठीक है, एक व्हीकल समझ लो। आगे स्टैंजा नंबर 1। ये पोयम थोड़ी सी लंबी है लेकिन मजेदार है, ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। देखो बेलिंदा, अब देखो बेलिंदा क्या है, एक छोटी सी, ये देखो मेरी ड्राइंग ना बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, ये इसके पैर हो गए। अब समझ जाओ कि ये एक लड़की है। ठीक है, स्माइल करता हुआ बना देता हूँ। मेरी ऐसी ड्राइंग है यार, मेरी ड्राइंग तो खैर आस्था ही बनाती थी, मेरी क्लास की एक लड़की थी, उसी से बनवाता था मैं यार, लेकिन अब तो खुद ही बनानी पड़ रही है इतनी गंदी ड्राइंग। इसको मान लो बेलिंडा, ये मेन कैरेक्टर है। ठीक है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, वो एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, छोटे से सफेद घर में। वो व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप वाला व्हाइट हाउस नहीं। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। देखो ये जो छोटी बच्ची किसके साथ रहती है, एक लिटिल ब्लैक किटन के साथ, यानी एक बिल्ली के बच्चे के साथ, काले कलर का है जो, ब्लैक कलर का, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक ग्रे कलर के चूहे के साथ, एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक येलो कलर के डॉगी के साथ, और एक रेड कलर का वैगन भी है। वैगन मतलब ये एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। ठीक है, एक ट्रॉली टाइप की गाड़ी है, रेड कलर की वैगन है। और रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। क्या बोला, रिलियो ट्रूलियो मतलब रियल का, सच का, रियल से रिलियो, ट्रू से ट्रूलियो। लिटिल मतलब छोटा, असली का, सच का, छोटा सा पेट ड्रैगन भी है उसके पास, सचमुच का ड्रैगन है उसके पास। सोचो, अब तुमने इस स्टैंडर्ड से क्या समझा कि उस घर में कौन कौन है। अगर मैं वो घर बनाऊं, मेरी ड्राइंग फिर से थोड़ी खराब है, ये घर समझ लो। ठीक है, ये खिड़की हो गई। तो अब इस घर में कौन कौन है, बेलिंडा है हमारी ये बच्ची, उसके साथ एक काले कलर की बिल्ली है प्यारी सी छोटी सी, एक ग्रे कलर का माउस है, पीले कलर का डॉग है, लाल कलर की गाड़ी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक ड्रैगन है। ठीक है, ड्रैगन। चलो, अब इसमें पोएटिक डिवाइस ढूंढो, एलिट्रेशन, क्योंकि रिपीट हुआ होगा कोई वर्ड। देखो एल एल बिना देखे बता दिया, कहीं भी कुछ रिपीट हो एलिट्रेशन। रिपीटिशन यानी लेटर ना रिपीट हो, लेटर ना रिपीट हो, ये वर्ड रिपीट हो। वर्ड जैसे कि लिटिल 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 रिपीट हुआ, रिपीटिशन। और ऑक्सीमोरन क्या आ गया, ऑक्सीमोरन जो बताया था, उल्टा,
जब दो वर्ड आजू बाजू लिखे हो जिनकी मीनिंग उल्टी हो। पेट यानी पालतू और ड्रैगन यानी जंगली जानवर। अरे ड्रैगन कभी पेट होता है क्या? नहीं होता। तो दोनों ऑपोजिट मीनिंग आजू बाजू अगर लिखे हुए हैं तो वो ऑक्सीमोरन। ठीक है, ओके, चलो आगे। वर्ड मीनिंग, मस्टर्ड मतलब एक येलो कलर और कॉवर्ड मतलब वीकलिंग, कॉवर्ड मतलब डरपोक। चलो देखो, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब देखो जो वो प्यारी सी क्यूटी सी काली कलर की बिल्ली की बच्ची थी ना, किटन, उसका नाम क्या था? इंक। ठीक है, बिल्ली का नाम इंक था। और जो ग्रे माउस था उसका नाम ब्लिंक था। जो अपना डॉग था उसका नाम मस्टर्ड था। और जो ड्रैगन है वो कॉवर्ड था, यानी कि वो डरपोक था, उसका नाम क्या था? कस्टर्ड। क्या नाम था? कस्टर्ड। कैसे याद रखना है? इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड, इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड। अब इंक क्या है? बिल्ली है। ब्लिंक क्या है? चूहा है। मस्टर्ड क्या है? डॉगी है। और कस्टर्ड क्या है? बड़ा खतरनाक सा ड्रैगन है। देखो यहां पर भी सिमिली है। ढूंढो, ढूंढो कहां पर है, बताओ स्टैंजा में कहां पर है, कमेंट करो। जिसने सही कमेंट किया उसको मेरी तरफ से सप्लाई करूंगा अपना वेपन। आ जाओ, आ जाओ, कमेंट में आ जाओ, बताओ। चलो गैस कर लिया होगा, अब आंसर देखो। जहां पर भी लाइक वर्ड यूज हुआ, लाइक लाइक लाइक, कहां है लाइक? लाइक ढूंढो, लाइक या फिर एज। क्या बताया था? दो वर्ड, या तो लाइक या तो एज। तो यहां देखो एज कि जो डॉग है वो शार्प है, मस्टर्ड जैसा, मस्टर्ड से कंपेयर किया गया है। येलो कलर का शार्प सा डॉग है, एज लिखा हुआ है, तो इसलिए ये सिमिली यहां पर है, कंपैरिजन है एज या लाइक वर्ड यूज करके। चलो वर्ड मीनिंग्स कुछ अगले। स्पाइक्स मतलब, स्पाइक्स जो बाल हम स्पाइक्स करते थे ना बचपन में सेट वेट जेल लगा के, स्पाइक्स मतलब थिन पॉइंटेड सरफेस, यानी ऐसा कांटे जैसा। स्केल्स मतलब बोनी प्लेट्स, स्केल्स मतलब कि जो भी जानवरों की बोनी प्लेट्स होती हैं। और अंडरनीथ मतलब नीचे। फायर प्लेस मतलब जहां पर आग वगैरह लगाते हैं, अमीर लोगों के घर में होता है। डैगर मतलब शार्प नाइफ, डैगर मतलब एक शार्प नाइफ। स्टैंजा 3, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। कि जो कस्टर्ड ड्रैगन था, अरे ड्रैगन इमेजिन करो भाई, ऐसे लंबी सी पूंछ होती है, ऐसे दो पैर होता है, ठीक है, ये ड्रैगन है, ऐसे ऐसे इसके स्पाइक्स भी तो होंगे, यानी स्पाइक्स ऊपर कांटे निकले होंगे। तो वही लिखा है उसके शार्प टीथ थे पहले तो, बहुत ज्यादा शार्प। शार्प मतलब कि बहुत नुकीले तीत थे। और स्पाइक्स थे, स्पाइक्स मतलब कि वो जो मैंने बताया। और स्केल्स मतलब कि उसकी चमड़ी थोड़ी सी रफ रफ थी, स्केल्स अंडरनीथ यानी उसके अंदर चमड़ी थी। अब माउथ लाइक अ फायरप्लेस चिमनी फॉर अ नोज। माउथ कैसा था? फायरप्लेस। अरे भाई तुमने देखा होगा यार, छोटा भीम वगैरह नहीं देखते क्या? ड्रैगन के मुंह से क्या निकलता था? आग। तो इसलिए बोला जा रहा है माउथ कैसा है? फायरप्लेस। चिमनी है नोज, नोज क्या है? चिमनी। क्योंकि मुंह से क्या निकलती है? आग। और नाक से क्या निकलती है? धुएं। तो इसलिए नोज क्या है? चिमनी है। एंड रीलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। टोज पर, इसके पैर पर, इसके पैर पर क्या है? डैगर्स हैं। डैगर मतलब नाइफ। चाकू जैसे नाखून है टोस पर, हमारे पैरों पर टोस पर होते हैं ना नाखून, तो इसके नाखून चाकू जैसे हैं। अब यहां पर क्या है? फिर से सिमिली, क्योंकि लाइक लिखा है ना, लाइक देखो, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, माउथ को फायरप्लेस से कंपेयर किया गया। चलो अभी अगली कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। बैरल मतलब ड्रम होता है, ठीक है, अरे ड्रम जिसके अंदर कुछ रखते हैं हम। चेस्ट मतलब दौड़ाना, रेज मतलब एंगर, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये देखो, बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। मतलब बेलिंडा जो थी छोटी बच्ची, ये बड़ी ब्रेव थी, बड़ी बहादुर थी, तभी तो ड्रैगन और पता नहीं किसके किसके साथ रह रही है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक थे ये तो इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे कि ये लायन चेस कर लेते थे सीढ़ियों से, कि अगर शेर भी आ जाए तो उसको भी चेस कर लेंगे, दौड़ा लेंगे। और मस्टर्ड जो था वो ब्रेव था टाइगर जैसा, जैसा कि टाइगर एक गुस्से में होता है, टाइगर इन अ रेज। और कस्टर्ड जो था ये बेचारा कमजोर था, डरपोक था। कस्टर्ड कमजोर था क्यों? क्योंकि कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। ये रोता रहता था कि मुझे एक केज ला करके दे दो, ठीक है, जैसा वो टाइगर हमारा बंद था केज में। तो अब देखो यहां पर कितने सारे यहां पर हमें मिल गए पोएटिक डिवाइस, बताओ यहां पर कितने पोएटिक डिवाइस मिल गए? अरे भाई एज यूज हुआ है सिमिली, फिर एज यूज हुआ है सिमिली, मगर एक और चीज मुझे दिख रही है कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है ना, कि इंक और ब्लिंक जो असली में क्या है? चूहे बिल्ली, ये लायन को चेस कर रहे हैं। और बढ़ा करके बात की जाएगी तो क्या होगा? बोला था ना, कम बोल। जब कोई ज्यादा बोले अवध ओझा बन जाए तो वो क्या होता है? हाइपर बोल, हाइपर बोल, ठीक है, समझ गए? चलो इसमें क्या बताया गया है कि ये सब बहादुर थे, बस हमारा कस्टर्ड रोता था कि हमें एक केज ला करके दे दो भाई। अगला देखो,
अगली वर्ड मीनिंग क्या है अगले स्टैंजा की? टिकल्ड मतलब कि गुदगुदी लगा देना, अनमर्सीफुल मतलब कि क्रूएल, बहुत ही दुष्ट, परसीवल मतलब कि अ नाइट इन द किंग आर्थर्स कोर्ट, ठीक है, राजा महाराजा के पास जो होता है परसीवल। अब स्टैंजा नंबर 5 पढ़ो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से, ये बड़ा मजेदार है। बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, मतलब कि बिलिंडा जो है अनमर्सीफुल यानी क्रूली, बताया ना, क्रूअल तरीके से, बिल्कुल बिना रहम के, दया के उसको गुदगुदी लगाती थी। किसे? ड्रैगन को। और इंक ब्लिंक मस्कट यानी चूहे, बिल्ली और कुत्ता, ये सारे के सारे रूडली उसको बोलते थे परसीवल, कि तुम एक परसीवल हो, कुछ आगे नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ठीक है, कुछ उम्मीद नहीं है तुमसे, ऐसा बोलते थे उसको। दे ऑल सैट लाफिंग इन दी लिटिल रेड वैगन एट ट्रूलियर ट्रूलियर कॉडली ड्रैगन, कि वो सारे हंसते रहते थे, कहां किसमें बैठ के? एक लाल कलर की छोटी सी गड्डी में, पाजी गड्डी में, कौन सी गड्डी? लाल गड्डी, रेड वैगन। और किस पर हंसते थे? कॉवर्डली ड्रैगन में, यानी डरपोक ड्रैगन में। अगली वर्ड मीनिंग क्या है? गीगल मतलब हंसना, वीक मतलब साउंड जो कि चूहा बनाता है, ऐसा बोलता है ना चूहा, तो ये चूहे की साउंड है। चलो देखो यहां पर, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, बेलिंडा हंसती थी, इतना हंसती थी कि वो घर हिला दे पूरा का पूरा। और ब्लिंक जो था, वो चूहा, वो वीक करता था, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी माउस जब हंसता है, गिगल करता है, तो वो वीक की साउंड निकालता है। और जब भी पोयम में कोई साउंड दिखे तो समझ जाना वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ओनोमाटोपोई। क्या? ओनोमाटोपोई, ओनोमाटोपोई, स्पेलिंग याद कर लो, कम चांसेस है कि आएगा, बट आ सकता है। किसी भी पोएम में साउंड है, जैसे कि ये वर्ड क्या दिखा रहा है? साउंड, वी, 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 ये साउंड है ना। वीक मतलब क्या है? देखो मीनिंग इसलिए मैंने पहले बता दी, वीक का मतलब कि साउंड मेड बाय माउस, तो साउंड के बारे में कहीं लिखा रहा है तो वो एनोमोटापेई हो जाएगा। फिर इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड एज पूछते थे। हिज मतलब क्या है? हिज बार बार क्या है? पर्सोनिफिकेशन हो गया ना, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हिज कौन है यहाँ पर? ड्रैगन है, उसको एक ह्यूमन तरीके रिप्रेजेंट किया जा रहा है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब भी कस्टर्ड रोता था अपने केज के लिए। अगली मीनिंग देख लो, नेस्टी मतलब बुरा, ग्रॉल मतलब बार्क मतलब भौंकना, ग्रॉल मतलब भौंकना, पायरेट मतलब, अरे कैरेबियन वाले जो पायरेट थे ना, पैरेट ऑफ द कैरेबियन, जो आंख पर एक आंख ढक करके आते हैं, समुद्री लुटेरे। और विंडा मतलब विंडो। देखो ध्यान से, अगला स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, कि सडनली सडनली उनको एक नेस्टी साउंड दिखता है, डरावना साउंड, अजीब सा साउंड दिखता है, गंदा साउंड दिखता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड, मस्टर्ड जो है वो ग्राउल करने लग जाता है। ग्राउल मतलब अभी दिखाया, देखो, ग्राउल मतलब कि वो भौंकने लग जाता है। मस्टर्ड क्या है? कुत्ता है, तो वो भौंकेगा, और सारे लोग इधर देखने लग जाते हैं। अब ग्राउल्ड भी क्या है? एक आवाज, जैसे वीक था एक आवाज, ग्राउल्ड क्या है? एक आवाज, तो इसलिए यहां पर भी क्या है? एनोमोटापॉई। और रिपीटिशन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि सडनली सडनली दो बार आया है। फिर देखो, म्यूच क्राइड इंक, अब इंक भी क्या बोल रहा है? म्यूच, तो ये भी किसमें आ गया? एनोमोटापॉई में। जो भी साउंड होगा, म्यूच, ओह, ये सब एनोमोटापॉई। ओ कौन बोल रहा है? बिलिंडा, वो जो हमारी बच्ची है। अब फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन दी विंडो, यानी विंडो से कूद के कौन आ चुका है स्टोरी में? विलन, विलन लेकर क्या है अपना हथियार? पायरेट आ गया है पायरेट स्टोरी में। क्या करेगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो वर्ड मीनिंग पहले देख लो, पिस्टल मतलब हैंडगन, जो मैंने अभी उठाई थी, और कटलस मतलब कि एक छोटी सी चाकू, छोटी सी चाकू। अब देखो क्या होता है, पिस्टल है इसके लेफ्ट हैंड में, मैं भी ले लेता हूं, चलो, पिस्टल है लेफ्ट हैंड में, किसके हाथ में? पायरेट के हाथ में। अब पिस्टल इन हिज राइट, उसके राइट हाथ में भी पिस्टल है, दो दो पिस्टल है। वाह यार, मतलब मैं तो इससे हार ही गया हूं, मैं रख देता हूं, तो इमेजिन कर लो। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, दोनों हाथ में बंदूक और हाथ में कहां पे? टीथ में। कहां पे? टीथ में छुपाया हुआ है क्या? एक कटलेस ब्राइट, यानी कि एक नाइफ, बहुत ही शार्प नाइफ सब छुपाया हुआ है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, उसकी बियर्ड है ब्लैक कलर की दाढ़ी, और जो वुड है का पैर है, एक पैर लकड़ी का है। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, इस लाइन का मतलब कि पायरेट के इरादे कुछ नेक नहीं थे, वो कुछ गलत ही करने आया था। अगली वर्ड मीनिंग्स ये रही तुम्हारे सामने। येल्प मतलब रोना, पेल्ड मतलब कि येलो पड़ जाना डर के मारे, ट्रिकल्ड मतलब रन, स्ट्रेटजिकली मतलब प्लान्ड, माउस होल्ड मतलब कि जहां पर चूहा रहता है, छेद के अंदर, होल के अंदर। अगला स्टैंजा, बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पेल्ड मतलब कि वो पेल पड़ गई, उसकी स्किन, उसकी पूरी रंग, उसकी पूरी कलर येलोइश पड़ गई, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज्यादा डर गई यार, बहुत ज्यादा डर गई। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ हर टेरिफाइड येल, और मस्टर्ड तो भाग ही गया, फ्लेड मतलब भाग जाना, येल मतलब रोते रोते। मतलब देखो अभी तक क्या बोला जा रहा था कि बेलिंडा बड़ी ब्रेव है, मस्टर्ड बड़ा बहादुर है, लेकिन ये तो क्या हुआ? बेलिंडा
बिल्कुल पेल्ड हो गई, बिल्कुल यार पीली पड़ गई डर के मारे। और मस्टर्ड तो भाग ही गया कुत्ता। और जो इंक है ना, इंक, वो क्या हुआ, वो ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। यानी कि वो जो इंक है, वो जो बिल्ली है, किटन, वो तो भाग ही गई कहीं घर के नीचे अंदर। एंड जो हमारा छोटा सा माउस है, वो स्ट्रेटजिकली जानबूझ के माउस होल में घुस गया खुद को बचने के लिए। जैसे टॉम एंड जेरी में वो जेरी घुस जाता था ना इसके अंदर, तो ये भी घुस गया। अब बचा कौन, सिर्फ हमारा ड्रैगन। अगली कुछ वर्ड मीनिंग, स्नॉर्टिंग मतलब एक सडन एक्सप्लोसिव साउंड, एक्सप्लोसिव साउंड। क्लैश मतलब लड़ना, डंजियन मतलब अंडरग्राउंड प्रिजन, क्लैटर क्लैंक मतलब साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, जब बर्तन गिरते हैं ना, क्लैटर क्लैंक। जैंगलिंग स्क्वेयर मतलब, स्क्वेयर में लिखा है, जैंगलिंग स्क्वेयर मतलब अ साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। एंड रॉबिन मतलब एक चिड़िया। ठीक है, इतनी मीनिंग देख ली, इनफ है ये स्टैंडर्ड समझने के लिए। बट अप जम्प्ड कैश कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, मतलब कि फटाक से कौन कूद जाता है, जिसको सब लोग डरपोक बोल रहे थे, हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन। ये आवाजें निकालता है, स्नॉट करता है, एक इंजन जैसा, इंजन जैसा। अब क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, मतलब कि ये अपनी टेल लड़ाने लग जाता है, कैसे, जैसे कि डंजियन, जैसे कि डंजियन। डंजियन मतलब क्या बताया था अभी, ध्यान से देखो। डंजियन मतलब कि एक प्रिजन, जैसे कि अंडरग्राउंड प्रिजन हो, लड़ाने लग जाता है। और विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम, कौन सी आवाजें आ रही जब वो अपनी पूंछ लड़ा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग स्क्विर्म। क्या क्या, क्लैटर क्लैंक मतलब साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे बर्तन गिरते हैं तो आता है। जैंगलिंग स्क्विर मतलब साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर, कि जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, धम धुडिंग, तो कई सारी आवाजें आ रही हैं। ठीक है, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट वॉर। वाओ, मतलब कि ये पूंछ ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, एग्रेसिव हो गया है पूरा। और पायरेट की तरफ कैसे आता है, जैसे कि एक रॉबिन जैसे जा रहा है एक कीड़े मकोड़े की तरफ, क्योंकि पायरेट तो बहुत ही छोटा सा है ना हमारे ड्रैगन के सामने। और अगर पोएटिक डिवाइस देखोगे तो क्या है, लाइक लिखा हुआ है, यानी उसकी पूंछ को आयरन की तरह कंपेयर किया गया है, तो सिमिली। फिर जो साउंड है, क्लैटर क्लैंक और जैंगलिंग स्क्विर्म, ये सारा साउंड का वर्ड है, साउंड दिखा रहा है ना, बर्तन गिरने का, सामान गिरने का, हार्ड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे गिरने का, तो ये एनोमोटापोई हो गया। फिर उसके बाद रॉबिन, सिमिली कहां पे है, कि पायरेट जो है एक रॉबिन की तरह दिख रहा है। ठीक है, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन, कि जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है, ये बिल्कुल रॉबिन की तरह पायरेट की तरफ जा रहा है। और पायरेट कैसा है, वॉर्म जैसा। दोनों चीजों का कंपैरिजन है, और लाइक वर्ड यूज किया गया है, इसलिए सिमिली। लाइक या एज यूज होगा तो सिमिली। ठीक है, अब अगली वर्ड मीनिंग्स, गेप्ड, गल्प्ड, ग्रॉग, फ्लैगन और गॉबल्ड। देख लो, गेप्ड मतलब कि घूरना, माउथ ओपन करके, गल्प मतलब कि स्वेलो कर लेना, लील जाना, ग्रॉग मतलब एक ड्रिंक, फ्लैगन मतलब कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर, और गॉबल्ड मतलब स्वेलो कर जाना, निगल जाना। अब देखो क्या हुआ, जितने लोग तो डर के भाग गए थे, बच्चा अपना ड्रैगन ये क्या करता है, हमारा ड्रैगन क्या करेगा, द पायरेट गेव दैट बेलिंडास ड्रैगन, जो पायरेट है ये बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन यानी कि पायरेट के ना यहाँ पर एक पाउच लगा होता है, एक पाउच लगा होता है, उसमें से एक ड्रिंक निकालता है और गुटक 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 पीने लग जाता है। ठीक है, पीता है। अब इसके बाद ही फायर 2 बुलेट्स, पी करके एनर्जी आ गई, जैसे छोटा भीम को लड्डू खा के आती है। और अब ये अपनी गन से 2 बुलेट्स फायर कर देता है, एंड ये बुलेट्स उसको नहीं लगती हैं, हमारे ड्रैगन को नहीं लगती हैं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, बस भाई खेल खत्म। 2 गोली मारता है, नहीं लगती है, तो कस्टर्ड पूरा पूरा पायरेट को ही निकल जाता है, गॉबल्ड मतलब लील जाता है, उठा करके अंदर, एक बार में हो गया काम खत्म। पायरेट का पूरा ऑरा हो गया माइनस। अब अगली कुछ वर्ड मीनिंग्स देखो, अगली कुछ वर्ड मीनिंग्स। फिर क्या होता है, इतना करने के बाद बेलिंडा जो है, ये आ जाती है एम्ब्रेस करने, यानी तारीफ करती है किसकी, हमारे हिम। हिम क्या है, यहाँ पे कौन है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है ना, हिम हिज, किसके बारे में बात की जा रही है, ड्रैगन के बारे में। मस्टर्ड जो है उसको लिक करता है, अब ये गलत तरह से मत समझना, लिक करता है मीन्स कि उसको प्यार से, जानवर एक दूसरे को लिक करते हैं। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कि कोई भी मोर्न नहीं करता है, रोता नहीं है, क्यों, पायरेट और विक्टिम की वजह से। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, इंक ब्लिंक नाचने लग जाते हैं खुशी से। अराउंड द ड्रैगन दैट आर पायरेट, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जो पायरेट को खा गया, एट कर गया ना, स्वेलो कर गया। ये देखो गायरेट वगैरह का मीनिंग, डांस करना खुशी से। चलो
आगे इसके बाद ये रहा अपना अगला स्टैंजा, जो वही पहला वाला स्टैंजा का रिपीट है, वही लाइन जो शुरू में स्टैंजा 1 में लिखी थी। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस। देखो देखो देखो, ये वो वाला स्टैंजा नहीं है, वो स्टैंजा आखिरी में आएगा, ये स्टैंजा कुछ और है, इसको ध्यान से देखो। ये हमारा ना अभी भी कुछ बोलना बाकी रह गया, किनका? जो डर के भाग गए थे। ये डर के भाग गए ना, अब वो आके बकबक करेंगे कि हम रहते तो ये कर लेते, वो कर लेते, मगर कुछ नहीं कर पाएंगे। डर के तो भाग गए थे। क्या बोल रहा है? बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या बोलता है वो कुत्ता? आई हैव बीन एज ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड। मतलब कि अगर मैं ना गया होता, फ्लस्टर्ड मतलब कि अगर मैं कंफ्यूज ना हो गया होता। ये तो भाग गया था डर के, ये जो कुत्ता था डर के भागा था, लेकिन कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता तो मैं तो दोगुना ब्रेव होता। किससे? उस ड्रैगन से। एंड उसके बाद इंक और ब्लिंक भी बोलने लग जाते हैं कि हम तो 3 गुना ब्रेव होते। और कस्टर्ड बेचारा आखिरी में कहता है कि हाँ हाँ मैं एग्री करता हूं, तुम सारे के सारे मुझसे ब्रेव हो। मतलब कहता है कौन इनसे बहस करे, इग्नोर करो बेचारों को। अब एज ब्रेव यूज किया गया है, एज ब्रेव, ठीक है। एज मतलब एज लगा के कंपैरिजन किया है ना कि 3 गुना ब्रेव, तो इसलिए सिमिली हो गया यहां पर भी, ठीक है। चलो, अब यही है अपना आखिरी वाला स्टैंजा जो पहले स्टैंजा का रिपीट है कि बेलिंडा स्टिल लिव्स। बेलिंडा अभी भी उन्हीं लोग के साथ रहती है, लिटिल व्हाइट हाउस में। किटन है, ग्रे माउस है, रेड वैगन है, येलो डॉग है और ड्रैगन है, ठीक है, ठीक है। और बेलिंडा इज एज ब्रेव एज फुल ऑफ बियर्स, स्ट्रेयर्स, रेज और नाइस सेफ केज। आज भी जो कस्टर्ड है वो अपने सेफ केज के लिए रोता रहता है। मुझे लगता है जो कस्टर्ड ड्रैगन है स्मार्ट है कि भाई हर बार अटैक से कौन बचे, कौन लड़े, एक केज ले लो, उसमें पिंजड़े में आराम से रहो। चलो आगे सेंट्रल आइडिया कि भाई किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। द पोएम कैरीज अ सिंपल मीनिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड एंड नेवर जज अ थिंग बाय इट्स अपीयरेंस। कि किसी को भी ना उसके बाहर से मत जज करो। वो ड्रैगन थोड़ा सा उतना बोलता नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता है, फेंकता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। किसी को जज मत करो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यही इसका मतलब है, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन ये पॉज करके पढ़ सकते हो अगर तुम्हें रीड करना है या नोट्स बनाने हैं। ये सिर्फ उसी पर्पस के लिए है, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये मैं स्टिल तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आ गए हैं अपनी अगली पोएम पे, फॉर एन ए ग्रेगरी। बहुत खुश हूं मैं क्योंकि ये सेशन बड़ा मजेदार सेशन है, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें, आई नो। क्योंकि ना अभी जिन्हें मजा नहीं आ रहा है उन्हें देखना एग्जाम वाले दिन आएगा, क्योंकि हम सिर्फ पोएम नहीं कर रहे हैं, पोएम के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक, फुटप्रिंट बुक एक एक वीडियो में करवा दी है, चैनल पे जा करके देखना। राइटिंग सेक्शन एक वीडियो में करवा दिया है, आधे घंटे के, 1 घंटे के। ग्रामर सेक्शन भी 1 घंटे में करवा दिया है, देखना जा करके। लास्ट ईयर लाखों बच्चों को बचाया था, इस बार बारी तुम्हारी है। और फॉर एन ए ग्रेगरी नाम की पोएम लिखा है किसने? WBY ने। WBY विलियम बटलर ईट्स, विलियम बटलर ईट्स। क्या लिखा है भाई साहब ने? डिस्पेयर मतलब सैडनेस जान लो, रैम्पर्ट्स मतलब क्या होता है कि वो जो वाइड वॉल्स हैं, यानी कि ये जो किला है इसके आजू बाजू की जो वॉल्स हैं, ठीक है, किले के आजू बाजू की वॉल्स, ठीक है। स्टैंजा 1, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। मतलब कि एक जो हमारा पोएट है, एक किसी महिला की तरफ, किसी यंग लेडी की तरफ क्या बोल रहा है कि कभी भी, नेवर शैल अ यंग मैन, कभी भी कोई एक यंग आदमी कभी भी डिस्पेयर में, यानी कि कुछ सोच विचार में कभी भी नहीं जाना चाहिए। किस बारे में, क्या सोच करके? बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। जो तुम्हारे कानों के पास वो बाल निकलते हैं ना, जब वो तुम्हारे क्लासरूम में ऐसे अपने बाल ठीक करती है, तो इसको क्या बोला जा रहा है? रैम्पर्ट्स। क्या बोला जा रहा है? रैम्पर्ट्स। बिल्कुल किले की जो दीवारें होती हैं वैसा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। क्या बोला है कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। मतलब एक लेडी है, उसके बहुत येलो हेयर है, जिसके लिए सब लोग उससे प्यार करते हैं, ठीक है। आगे देखो, बट आई कैन गेट अ हेयर ड्राई एंड गेट सच एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। मतलब कि ये बोल रहे हैं पोएट कि जो वो आदमी है वो तुमसे इसलिए प्यार कर रहा है कि तुम्हारे येलो हेयर बहुत अच्छे हैं, जो तुम ऐसे कानों से ठीक करती हो, जिसको देख के वो अट्रैक्टेड है। बट वही आदमी मेरे तरफ भी अट्रैक्टेड हो सकता है अगर मैं कलर कर लूं अपना ब्राउन ब्लैक या कैरेट, कोई भी कलर का बाल। अब वो कहना क्या चाहते हैं, इसकी बड़ी डीप मीनिंग कि वो तब भी मुझसे प्यार करेगा जब मेरे बाल येलो ना हो। कि वो जो लड़का तुमसे प्यार करता है वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा बाल येलो है, अच्छा है। और आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कि ये कोई बहुत बूढ़े पुराने रिलीजियस आदमी क्या कह रहे हैं, बट येस्टर नाइट डिक्लेयर,
yesterday मतलब yesterday मतलब कि पिछला दिन, और yesterday मतलब पिछली रात. That he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. आखिरी में ये बोलते हैं कि सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, खुद के लिए, ना कि तुम्हारे उस येलो हेयर या बढ़िया बॉडी या फिर बढ़िया फिगर, इन सारी चीजों के लिए, एक्सटर्नल चीजों के लिए. सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हें इंटरनल चीज के लिए प्यार करेंगे. इस बारे में थी ये हमारी छोटी सी पोएम. ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया. देख सकते हो कि जो भी ब्यूटी वगैरह है ये ट्रांजिएंट है, यानी कि टेम्पररी है और बाहर की चीजें हैं. फिजिकल ब्यूटी से ह्यूमंस प्यार करते हैं, बट हमें खुद से प्यार करना चाहिए. किस चीजों के लिए? जो हमारी इंटरनल चीजें हैं. और ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन. तुम इसको भी देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ये देखो. और इसी के साथ हमने स्वाहा कर दी है सारी पोएम्स क्लास 10th की एक शॉट में. शॉट नहीं, एक स्वाहा में. बोलो स्वाहा. सारी पोएम्स कर दी स्वाहा. और इसके सारे नोट्स, सारे पोएटिक डिवाइस, प्रैक्टिस शीट, सब कुछ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे. फ्री सैंपल पेपर्स, क्विज और कई सारी मजेदार चीजें हमारे लक्ष्य ऐप पर तुम्हें मिल जाएगी. एंड डोंट फॉरगेट कि हम इसी तरह से तुम्हारा सारा इंग्लिश का पेपर स्वाहा करके तुम्हारे हाथ में रख देंगे. बस लगातार हर एक सेशन अटेंड करते रहना है, नोटिफिकेशन शेयर देनी है कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो. एंड देन करना क्या है? जाना, जा पढ़ ले.